For more latest videos and updates, please subscribe our channel and hit the bell icon. आइए, हम लोगों ने पिछले क्लास में एक एस्पेक्ट डिस्कस किया था और एक बड़ा कोलोकियल सा, लोकल सा नाम दिया था, या कहिए चालू सा नाम दिया था। चोरी चकारी वाले जो हैं वो क्या, जो हमारे एक्ट्स थे। मतलब बस इतना था कि इन एक्ट्स में लोग जो है वो गड़बड़ घोटाला कर रहे हैं और हम उस गड़बड़ घोटाले को क्या करना चाहते हैं, रोकना चाहते हैं। आप कहेंगे सर सारे एक्ट बनते हैं तो ऐसा ही तो पर्पस होता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जब आप लेबर लॉ के बहुत सारे चीज पढ़ रहे होते हैं तो उसमें फैसिलिटेट करना, ये सब भी एक चीज होता है। लेकिन यहां पे सिर्फ और सिर्फ जो है वो नेगेटिव वाइब्स पहले हुए हैं। यानी कि जो है वो क्या कर रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक मनी को किसमें बदल रहे हैं और उस पैसे को इंडिया से बाहर लेकर के जा रहे हैं। या फिर क्या कर रहे थे, या फिर जो है उन पैसे को इस तरीके से घुमा रहे थे कि वो पैसे कल के डेट में उनके अपने पैसे होंगे और कहीं पे कोई ये साबित नहीं कर सकता है कि ये पैसे क्या हैं, ब्लैक मनी है। इन्हीं चीज को रोकने के लिए इंडिया और नेशनल दोनों लेवल पे इनिशिएटिव लिए गए। हमने अपने देश में बड़े सारे जो इनिशिएटिव लिए थे उसका कुछ ना कुछ क्रेडिट ग्लोबल इनिशिएटिव को भी जाता है, क्योंकि हम दूसरे कंट्री के साथ मेंबर बनकर के एसोसिएशन बनाए। उन्होंने हमें सलाह दी, हमने उन्हें सलाह दिया। हमने बताया कि देख हमारे देश में ऐसे ऐसे 30 मार खां हैं और उनके लिए हम ऐसा करेंगे। किसी और ने बताया हमारे देश में भी ऐसा एक तुर्रम खां था, उसको हमने जो है वो ऐसे करके रोका था, तो ये वाला वहां लगा ले, हम अपना वाला यहां क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ये था मनी लॉन्ड्रिंग। फिर हम आए थे और हमने पढ़ा था बेनामी ट्रांजैक्शन। अगला चोरी चकारी, जिसके पास बहुत पैसा वो और पैसा कमाना चाह रहा है। और कमाना भी कैसे चाह रहा है कि कमाए लेकिन एक पैसे ना टैक्स देना पड़े ना गवर्नमेंट को देना पड़े। ये खुद आ गया, चोरी चकारी ही तो बोलते हैं कि आपने कमाया, लेकिन एक तो या तो गलत तरीके से कमाया या कमाया सही तरीके से लेकिन उस पर टैक्स वगैरह नहीं दे रहे, तो भी वो गलत में कन्वर्ट हो गया। आपने जो है वो प्रॉपर्टी लिया, कोई बुराई नहीं है, जितना प्रॉपर्टी चाहिए आप लीजिए, जो आप जो है वो सही तरीके के पैसे से लीजिए और जो है वो उस पे प्रॉपर तरीके का टैक्स दीजिए। जो लगता है, स्टाम्प ड्यूटी लगता हो, रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत, स्टाम्प एक्ट के तहत, वो सब पूरा कीजिए। लेकिन यहां पे आपने क्या देखा कि लोगों के पास जो है वो अरबों की प्रॉपर्टी, और वो उनके नाम से नहीं, वो उनके नौकर के नाम से। नौकर को भी नहीं पता है मेरे पास इतने पैसे हैं, मेरे पास इतना प्रॉपर्टी। और मैंने आपको बोला अभी न्यूज में बड़ा हाईलाइट में है, लगभग 10 दिनों से चल रहा है कि एक नौकर को जो है वो अरेस्ट किया सीबीआई ने, और तब पता चला कि करोड़ों करोड़ का प्रॉपर्टी है अकाउंट में। अब वो बेचारा, जब आप देखेंगे उसका स्टेटमेंट सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर उसको बोल दिया जाए बस करोड़ में जीरो कितने हैं बता देने, तो भी उसको क्या होने लगेगी, तकलीफ होने लगेगी। इस चीज को रोकने के लिए हम कौन सा एक्ट लेकर के आए, बेनामी ट्रांजैक्शन, कि अगर कोई बेनामी ट्रांजैक्शन कर रहा है तो उसे रोकना है। दूसरा चोरी चकारी वाला। फिर हम आए तीसरे में, और वो तो और महान था। वो तो महान हमारे वो लोग हैं जिनको देश ने सब कुछ दिया और इस देश के बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वो बने, बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर जो है वो खोला, और जब बहुत बड़े हो गए तो बहुत बड़े लेवल पे लूट मचाई, और लूट मचा करके जो है वो निकल गए और मस्त ऐश कर रहे हैं। जिनमें से जो है वो कुछ नाम इसीलिए ले सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी इस एक्ट के तहत जो है वो इकोनॉमिक फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर क्या कर दिए गए हैं, अनाउंस कर दिए गए। जैसे आपका नीरव मोदी, मोइल चोकसी, विजय माल्या, ये सब कुछ ऐसे नाम है जिनको डिक्लेयर कर दिया गया कि वो फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर हैं। और हमने देखा कि अगर वो भाग गए तो क्या ऐसा करे जिससे वो छटपटा करके अपने बिल से निकले और अपने देश में क्या हो जाए, आ जाए। और कुछ चीज इसका जुड़ा हुआ था जब हम मनी लॉन्ड्रिंग पढ़ रहे थे, तो वहां से भी कि कैसे जो है हमने अलग तरह से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जैसा जो है वो चीज बनाया। हमने जो है वो यूरो एशियन, एशिया पैसिफिक, ऐसे करके तमाम तरह के चीजों में मेंबर बने, ताकि उनके देश के लोग अगर कोई यहां आकर के छुपेंगे तो हम भी उनकी क्या करेंगे, मदद करेंगे। हमारे देश के कोई गड़बड़ करने वाले भाग करके वहां चले गए तो वो हमारी क्या करें, वो हमारी मदद करें। फिर अब ये 3 करने के बाद हम लोग आ रहे हैं चौथे पे, और ये जो है चोरी चकारी, लेकिन ये उससे जो है वो थोड़ा अलग जो है वो बिरादरी का है, लेकिन है वैसा ही चीज। तो अब जरा हम लोग आते हैं किस पे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन
रेगुलेशन एक्ट दो दो ईयर मैंने दिया हुआ है। इसका मतलब अभी भी बेस ईयर यही है, FCRA 2010 ही कहलाता है, लेकिन इसमें बड़े सारे अमेंडमेंट जो है वो किसमें आए थे, 2020 में, तो इसीलिए ऐसे करके मैंने लिखा हुआ है। तो चलिए अब जरा इसके बारे में जानना शुरू करते हैं। किसके बारे में जानना शुरू करते हैं? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिर मैं आपको बताऊं, जब हम लोग स्लाइड जो है पे मूव करने लगेंगे या नोट्स पे मूव करने लगेंगे, वहां से चीज बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन अभी जो आप सुन लीजिएगा सारी चीज उसी से जुड़ा हुआ रहेगा कि ये है क्या, क्यों लाया गया। हुआ बेसिकली ऐसा कि आप देखते होंगे कि हमारे देश में पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन का समय जैसे ही आता है, चाहे स्टेट में आए चाहे किस में आए, सेंट्रल में आए, जैसे ही आपका इलेक्शन का समय आता है, हर जगह आप देखते होंगे कि अलग अलग जगहों पे छापेमारी हो रही है और पैसे ही पैसे निकल रहे हैं। गाड़ियों में पैसे यहां से वहां लेकर के लोग जा रहे हैं, कभी जो है वो किसी होटल में पैसे उतने सारे निकल रहे हैं, कभी किसी के घरों में निकल रहे हैं। कहा गया कि ये पैसे, इसका मतलब आ कहां से रहा है? इनमें से बड़े सारे तार इंडिया के बाहर से जुड़े रहते हैं, कि इंडिया के बाहर से जो है वो लोग जो है वो इंडियन पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो पैसे दे रहे हैं। कहा कि पॉलिटिकल पार्टी को पैसे दे रहे हैं तो देने दो। साथ ही साथ आप देखते होंगे कि बड़े सारे IAS IPS हैं, आप सुनते होंगे कि रेड पड़ा, उनके घर पे इतना चीज निकला। सैलरी अगर आप जानेंगे तो उनकी सैलरी उतनी कभी भी नहीं होगी जितना आप CS बनने के बाद कमाएंगे, लेकिन फिर भी आपको पता है IAS IPS बनने के लिए होड़ लगी हुई रहती है। रीजन आपको क्या लगता है? कि क्या एक कुछ लोगों का सेवा भाव भी है कि हमारे पास पावर होगा। एक वो होते हैं जो पावर के लिए जाते हैं, दूसरा वो होता है जो कहते हैं कि ये तो वो पैसा है जो अकाउंट में आता है, बाकी और भी पैसे हैं, दूसरे वो लोग हो गए। और तीसरा कैटेगरी वो हो गया जो कहते हैं कि हमें एक अच्छा लाइफ जीना है और साथ ही साथ देश के लिए कुछ करना है। जो पावर मिला वो मुझे काम करने के लिए मिला है, ना कि अपनी शान पत्ती दिखाने के लिए। ऐसे प्राणियों की संख्या ना के बराबर है, और उन्हीं ना के बराबर वालों से पूरा देश चल रहा है। तो अब इन्हीं 3 चीजों के लिए लोग वहां पहुंच रहे हैं। आपको मैंने बताया था मेरे घर में भी सारे के सारे लोग, मैं ही पहला बंदा हूं जो इस तरह के फील्ड में आया, जो कि कॉमर्स कह दीजिए या लीगल या फाइनेंशियल में कह दीजिए, बाकी सारे लोग उसी फील्ड में। मुझे भी कुछ दिन तक प्रेशर दिया गया UPSC की तैयारी करना, मेरा भी सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री रख करके मैं इसकी तैयारी के लिए फोर्स किया गया कि आपको करना है। सब कुछ के लिए गया, लेकिन फिर जब मैंने पूछा इसमें सैलरी कितने मिलते हैं तो मैं मूव कर गया। गरीब आदमी चाहता था कि पैसे ठीक मिले, लेकिन मेरा अप्रोच वैसा नहीं था। शुरू से ही मैं थोड़ा सा हिला हुआ था, पैसे चाहिए लेकिन अपने वाले शर्तों पे ही चाहिए, यानी कि मैं काम करूं, मैं भी टैक्स दूं, GST सारा कुछ जाए, और उसके बाद 12 रुपए ही अकाउंट में रहे, लेकिन रहे। अगर मैं ज्यादा मेहनत करूं तो मुझे क्या मिले? ज्यादा पैसे मिले, लेकिन वो भी पैसा क्या हो? वो भी ब्लैक मनी नहीं हो, वो भी पैसा क्या हो? बिल्कुल लीगल तरीके का हो। तो सबके अलग अलग अप्रोच होते। मैं खुद जो है वो आपको बताया था बिहार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन में था, गैजेटेड पोस्ट होता है। जितनी सैलरी थी उससे कम से कम जो है वो 100 गुना ज्यादा जो है वो दूसरी सैलरी कम थी, सिर्फ और सिर्फ 88,000 रुपए की सैलरी थी। PF वगैरह कटने के बाद हाथ में जो आते थे, बाकी तो उसमें कटता है, ये सारा चीज था। उस समय की बात है, ये बात 2008 की है, 2008 की है। 88,000 रुपीज गाड़ी मिलता है, ड्राइवर मिलता है, और पीला वाला वो बंगला, जिसमें जो है वो बंगला क्या कहिए कि छत बहुत ऊंचा ऊंचा रहेगा, उसमें 3 मंजिला बन जाए, जिसमें 1 मंजिला बना हुआ रहता है ऊंचा सा, लेकिन बड़ा अच्छा फील होगा उसमें। गार्डन वगैरह बड़ा सा रहेगा, वहां पे माली वगैरह सब रहेगा जो बागवानी कर रहे हैं, आप उनसे कराते रहिए ऑर्गेनिक खेती। और उसके लिए एक आदमी को जिसको 88,000 की सैलरी मिल रही है, उसके ऊपर उससे ज्यादा के जो है वो सैलरी दिया जा रहा है, सिर्फ उसको जो है वो फैसिलिटेट करने के लिए। मैं बोलता था मैं सारा कर लूंगा, मेरा सैलरी डबल कर दे, घास फूस सब साफ कर दूंगा, एकदम चकाचक रहेगा, भिंडी उगा दूंगा, सब उगा दूंगा। और मुझे आता भी है, मैं अपने दिल्ली वाला जो प्लॉट था मकान बनाने से पहले आपको बताता भी था, एकदम शानदार शानदार भूत झलकिया मिर्च बोलते हैं उसे, आसामी मिर्च होता है। मतलब वो मिर्च अगर आपने ऐसे करके तोड़ भी हाथ में लिया तो समझिए जान निकल जाए। भूत झलकिया नाम ही उसका, एकदम छोटा सा हरा मिर्च नाम है, भूत झलकिया। बहुत तीखा मिर्च होता है और मुझे बहुत पसंद है हरी मिर्च, वो ऐसे ही खाने में अलग से, सब्जी में डाल के नहीं, सूखा नहीं। तो ऐसे ऐसे चीज का खेती करता था। भिंडी हो गया, कुछ अलग तरह का चीज हो गया, तो अपने ही छोटे से प्लॉट में। तो मैं वही बोलता था जितने पैसे मेरे फैसिलिटी में जो है वो खर्च किया जा रहा है उतना क्या करो। मैं तो बोलता था ये गाड़ी भी हटा दो,
गाड़ी भी हटा दो, ड्राइवर भी हटा दो। जो क्वार्टर था वहां से यकीन मानिए कितने दूर होगा, यहां से जो है वो कहिए रेड लाइट, बस इतना ही था। क्योंकि कंपास अगल बगल ही देते हैं ना, जो आपका ऑफिस होता है उसी जगह आपका ऑफिस होता है, उसके लिए गाड़ी दी हुई थी कि आप इससे कहीं जाएंगे। मैं बोलता था मैं चला जाऊंगा, उस समय ई रिक्शा उतना नहीं था, मैं बोलता था कोई बात नहीं है, मैं ऑटो से चला जाऊंगा। ये सारा फैसिलिटी बदले में क्या दे दो, ड्राइवर को दे रहे हैं। बताइए, यूनिफॉर्म वाले ड्राइवर। मैं बोलता था मैं यूनिफॉर्म पहन के गाड़ी चला लूंगा, लेकिन क्या करो, इनके पैसे क्या करो। लेकिन मेरी बात नहीं मानी गई, तो मैंने बोला चलो वो मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं ही अपनी बात खुद से मान लेता हूं, हट जाता हूं। कहने का मतलब बस इतना ही है कि यहां पे जो है वो कहा गया कि यही जो ऑफिसर्स और बाकी लोग होते हैं, इनके पास ही तो पूरा कंट्रोल है। हमारा देश चलता कैसे है पहले ये सोचिए जरा। मिनिस्टर्स जो है वो लॉ बनाते हैं। कहा कैसे लॉ बनाते हैं, कुछ तो ऐसे होते हैं, मैं अंगूठा छाप पढ़ना लिखना जानू ना, तो ये लॉ कैसे बनाएंगे। कहा है ना इनके अंदर यही आईएएस ऑफिसर जो है, यही तो इनके सेक्रेटरी होते हैं, जो क्या करते हैं, जो बुद्धि देते हैं और ये जा करके बोलते हैं। आपको क्या लगता है इनको सारी बात, सारा चीज, पिछला सारा रिकॉर्ड, कब जो है वो कौन सा बना था, एलओसी एलएसी क्या है, इनके बारे में इनको पता होगा। G20 21 कौन सा कंट्री क्या है। कोई कहता है कि ये देश नहीं झुकने दूंगा, कोई कहते हैं, आपको पता है ये कैसे हो गया। तो कोई ऐसा है कोई वैसा है, तो इसमें से आया कहां किसके पास ब्रेन। और इकोनॉमिक चीज जिसको पढ़ने के लिए हमारे देश के जो है वो इकोनॉमिस्ट लगातार पढ़ रहे होते हैं। ग्रेजुएशन के बाद हम लोग कुछ नहीं किए तो 14-15 साल पढ़ाई ही कर रहे हैं, तो जाकर के थोड़ा बहुत जान पाए हैं। इकोनॉमिस्ट जो पूरे देश के अर्थव्यवस्था को संभाल रहे हैं, उनके चीजों को एक बार में ये कह देते हैं कि हम ये लाएंगे, इससे देश का ये हो जाएगा, जीडीपी इतना बढ़ जाएगा। जीडीपी का जी बता दो, डी बता दो और पी बता दो। इन तीनों चीजों में जो है वो दिक्कत। इसका मतलब है कि चल कैसे रहा है देश, तो है क्वालिफाइड पर्सन है जो उस मिनिस्ट्री में रहते हैं, जो समय समय पे जिनका प्रमोशन अप्रेजल होता है उनके क्वालिटी के बेसिस पे, और ये जो है वो उनके सुपरविजन में काम करते हैं। वो जो अंगूठा छाप है उनके सुपरविजन में ये क्या करते हैं, काम करते हैं। उन्हें जो है वो चीजों को देते हैं। अब अगर कानून बनना है तो कैसे बनेगा, अब कानून बनना है तो अल्टीमेट पावर किनके पास, इन्हीं के पास है। लोकसभा राज्यसभा ये सब समझते हैं ना, दो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ लोगों को तो बताया भी है। तो वहां पे जो सेंट्रल लेवल पे जो यूनियन लिस्ट में है, उसके लिए दोनों सदनों से क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। अब पास कैसे वहां पे होगा, यही मिनिस्टर जो एमपी बन के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो सेंट्रल लेवल पे होते हैं, और यही जब स्टेट लेवल पे होते हैं तो इन्हें एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जो है ये अपने यहां जाएंगे और वहां पे जो है वो पहले आपस में चर्चा करेंगे, ये उनको गाली देंगे वो उनको गाली देंगे, ऐसे ही चर्चा होती है। अब उसके बाद जो है वो कोई सबका हिसाब रखे रहेगा, ये बोला था मुझे 99 बार जो है वो गाली दिया गया है, मुझे 100 बार दिया गया है, सब हिसाब मेंटेन हो रहा होता है। और उसके बाद अंत में कुछ तो हुआ नहीं, एक होता है यूनानिमस तरीके से सबने बात किया और कन्फर्मिटी से चलो भाई ये कर लेते हैं, और एक होता है कि ठीक है कोई किसी की बात मानने को नहीं तैयार, तो चलो जय हो, जो हमारे देश में हमेशा से चलता है वोट करो। और वो वोट करेंगे, जिनके पास ज्यादा जो है वो क्या होगा, वोट होगा, वो क्या हो जाएगा, चीज पास हो जाएगा। तभी तो जब सुप्रीम कोर्ट भी कुछ और कह देते हैं तो आप नया कानून ला करके उस चीज को भी बदल सकते हैं। तो यही ऐसे ही हमारा देश चलता है। और कहा गया ऐसा इसीलिए क्योंकि कहा गया अल्टीमेटली देश को सिर्फ और सिर्फ जो है यहाँ के सिटीजन चलाएंगे। तो सिटीजन अपनी बात वहां तक कैसे पहुंचाएंगे, तो उन्होंने अपने लोकल एरिया में जो एमएलए चुना, एमपी चुना, यही उनकी बात को वहां पे क्या करेंगे। मैं नहीं कहता, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है, बाकी आपको भी पता है कैसे होता है। तो ऐसे करके सिस्टम तो बहुत अच्छा बनाया गया कि कैसे बातों को वहां पे क्या किया जाए, पहुंचाया जाए। अब इनको अगर आपने इन्फ्लुएंस कर लिया कि इस बार एक्साइज इतना, इस बार जीएसटी में ये प्रोविजन, इस चीज के लिए जीएसटी कम, इस चीज के लिए ज्यादा, आप देखते होंगे हर बार कुछ ना कुछ चेंज होता है। हर गवर्नमेंट का अपना प्रायोरिटी होता है। कुछ गवर्नमेंट जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर को बहुत बढ़ावा देते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं कौन होता हूं इस पे कमेंट करने वाला, आपके पास अपनी दिमाग है, आप अकल लगाएंगे, और सबका अलग अलग परसेप्शन हो सकता है, दोनों ही पक्ष हो सकता है। एक हो सकता है कि कॉर्पोरेट को फैसिलिटेट करेंगे तभी तो हमारा देश ज्यादा ग्रो करेगा क्योंकि इंप्लॉयमेंट जनरेट होगा। दूसरा, कॉर्पोरेट को फैसिलिटेट कर रहे हैं तो वो नेगेटिव ना करे, इसको भी रोकना है। मतलब आप समझ रहे हैं कि अगर हमने जो है उनके फेवर में कानून बना दिया और कह दिया कि लेदर पे जो है वो इस तरह का कोई ड्यूटी अब नहीं लगेगा, ना इंपोर्ट ड्यूटी ना
एक्सपोर्ट ड्यूटी, बदले में क्या होगा? बदले में इलेक्शन के समय में जो है वो इतने पैसे आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? ऐसे जो है वो बेसिकली चीजों को रोकने के लिए, देखिए ये बात सबको पता है लेकिन कुछ बात बोल नहीं सकते, तो जब ये एक्ट बना तो बात सामने आ गई कि इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ऐसा होता है, लेकिन फिर बात तो वही है, इसको भी पास करने वाले कौन लोग होंगे? वही लोग होंगे। लेकिन जब किसी ने एक बार हिम्मत करके मुद्दा उठा दिया, अब अगर वो नहीं करेंगे, और ये कब होता है वो जरा समझिए, जब आप होते हैं विपक्ष में, ऑपोजिशन में, तब आपसे ये गलती से चूक हो जाता है और उसको फिर आप ठीक नहीं कर पाते, क्योंकि अब आप आ गए हैं किसमें? आप गवर्नमेंट में आ गए हैं, बीज आप ही ने बोए थे। अब आपको लगेगा उफ, ये वाला एक्ट तो जीने नहीं देगा, क्योंकि अब आपके ऊपर भी तो वो एप्लीकेबल होगा। लेकिन उस समय आपको तो कोई मुद्दा चाहिए था जिससे सामने वाले को क्या कर सके, जिससे जो है वो सामने वाले को घेर सके, या लोगों के साथ हम आगे बढ़ सके और कह सके कि देखिए हम कितने ईमानदार हैं कि हम अपने लिए कानून बना रहे हैं कि अगर कोई नेता पैसा लेना चाहे इंडिया के बाहर से तो बिल्कुल नहीं ले सकता। कहा कोई अगर सुख सुविधा कोई दे रहा है, इंडिया से बाहर घूमने जा रहे हैं, तो उनके लिए कोई किसी तरह का अरेंजमेंट नहीं कर सकता। और इसी दो चीज को लेकर के एक्ट बनाए गए, और पर्पस बस इतना ही, इंडिया के बाहर से मिलने वाले किसी भी पैसे से इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम जो है वो गड़बड़ ना। और ये पैसा ब्लैक मनी वाला पैसा नहीं, ये कह रहे हैं कि वो ब्लैक मनी को तो हमने वहां पे ही कंट्रोल कर दिया, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के जरिए। यहां पे बेसिकली हम कह रहे हैं कि मिनिस्टर, जज वगैरह, आईएएस आईपीएस ऑफिसर वगैरह जो काफी इन्फ्लुएंशियल होते हैं, और इन्फ्लुएंशियल के साथ साथ वो किस मामले में इन्फ्लुएंस करेंगे? देश में कानून बनने में, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में, कोई फैसला सुनाने में। सोचिए जरा, जज, अगर जज जो है वो रिबॉक कंपनी के जो है वो चीजों को कंपटीशन एक्ट के तहत डील कर रहा है, कुछ याद है कंपटीशन एक्ट? इनके पास आएंगे ना बड़े बड़े मामले, रिबॉक, एमएनसी, ऐसे ऐसे कंपनी का, और आपने उसमें पढ़ा होगा एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिडिक्शन। तो भले वो एमएनसी है, केस आया तो उन्होंने बोला हम आपका ख्याल रखेंगे, आप हमारा ख्याल रखिए, आ गया सही फैसला। कहा इन्हीं चीजों से बचने के लिए, मान लीजिए आप कहेंगे सर तो वो कोई पैसा नहीं लेंगे, कहा नहीं, ऑब्वियसली उनको सैलरी मिलती है, पैसा इस चीज का थोड़ा ना लेंगे, रोकना है। दूसरा कहा कि अगर हम लॉ बना देंगे कि एक अठन्नी भी नहीं लेना है, तो कल को कोई भी पैसा अगर उनके जरिए आया तो सबसे पहले यह साबित हो गया कि नहीं कि आपने एक ऑफेंस तो किया है, और वो ऑफेंस ये है कि आपने एफसीआरए को जो है कॉन्ट्रावीन किया है। साथ ही साथ अगर मान लीजिए कोई इंडिया से बाहर से जो है वो फैसिलिटी आपको दे रहा है, आपके आने जाने रहने का खर्चा सब उठा रहा है, इसको हॉस्पिटैलिटी बोलते हैं। पैसा हाथ में नहीं दे रहा है, बल्कि क्या कर रहा है, आपको फैसिलिटेट कर रहा है। ऐसे ये बात अभी जो है वो ऑलरेडी जो है वो एजुडिकेशन में है, बहुत बड़ा कमेंट इस पे नहीं दे सकते, लेकिन चूंकि इतनी बात ऑलरेडी मीडिया में आया है इसलिए ये मैं आपसे कह सकता हूं। महुआ मोइत्रा का जो केस है उसमें यही तो आ रहा है कि उनके जो है वो फॉरेन ट्रिप को जो है वो दर्शन हीरानंदानी जो है वो मैनेज करते थे। वो जब घूमने के लिए जाते थे तो आना जाना, बाहर इंडिया से बाहर रहना, ये क्या कहलाया? पैसे नहीं, फैसिलिटी। दिस इज कॉल्ड हॉस्पिटैलिटी। तो कह रहे हैं ऐसा कोई भी चीज जो है वो लेने से क्या कर रहे हैं? मना करना। तभी तो जो है वो इसमें देखिए हर तरह से उनको घेरा जा रहा है। घेरा जा रहा है मतलब मैं नेगेटिव या पॉजिटिव सेंस में नहीं कि कोई घेर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर ये सारे चीज अब अप्लीकेबल होंगे। एक तो आप वहां पे जो है जो पार्लियामेंट का रूल है उसको आप जो है वो कॉन्ट्रावीन किए। दूसरा, एफसीआरए के तहत आप अगर पॉलिटिकल पार्टी के जो है वो मेंबर हैं, आप चुने हुए एमएलए या एमपी हैं, तो आपको तो राइट ही नहीं है ये फैसिलिटी अवेल करने का। अब इन्हीं चीजों को हमें पढ़ना है कि यहाँ पे दो वर्ड दिया गया, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन एंड फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। तो सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है, हॉस्पिटैलिटी क्या है, और किन किन लोगों को मना किया गया है, और कौन सा चीज इसका क्या है, एक्सेप्शन है। जैसे सोचिए जरा, इंडिया के बाहर से हम कहते हैं कि आप कोई पैसा नहीं लेंगे। जब हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या जब कोई बंदा जो है वो काम कर रहा है तो उसे सैलरी मिल रहा है, इंडिया के बाहर से मिलेगा या नहीं मिलेगा? तो उसे तो इंडिया के बाहर से मिल रहा है। तो ऐसे केस में वो सब एक्सेप्शन के दायरे में आएगा या क्या आएगा? तो अब इसमें हम दो बातों को पढ़ेंगे, क्या है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन और क्या है फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन बड़ा एस्पेक्ट है, और इसमें किन किन लोगों को फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं लेना है, किन लोगों को लेने से पहले परमिशन लेना है, किन लोगों को लेने के बाद इंटीमेशन देना है।
कौन से ऐसे लोग हैं जिनको फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए जो है वो कानून बनाया गया है कि परमिशन लेकर के करना है या कैसे करना, मतलब इसे हम रेगुलेट और क्या करेंगे, प्रोहिबिट करेंगे। क्लियर है? और अगर उसके बाद भी किया तो देखिए क्या उसमें फाइन पेनल्टी होगा। शुरू करें पढ़ना। चलिए, तो इसमें सबसे पहला एस्पेक्ट जो है वो बेसिकली हमने डिस्कस कर लिया, ये ऑब्जेक्टिव वगैरह, फॉरेन कंट्रीब्यूशन और किस चीज को, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी को। यहां पे आइए कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है, ध्यान से समझिएगा। कहा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब कि आपको जो मिल रहा है वो है डोनेशन, डिलीवरी और क्या है, ट्रांसफर। फिर मैंने आपको कहा था कि कहीं पे अगर आप बहुत सारे वर्ड देखते हैं तो ये जरूर समझिए कि इतने सारे वर्ड जो है वो क्यों दिए हुए रहते हैं। ऐसा इसीलिए कि कोई भी जो है वो इसका मिसयूज ना करे और ये ना बोले कि मैं ये नहीं बल्कि मैं कोई दूसरा एक्टिविटी कर रहा था। तो कहा कि चाहे आपको डोनेशन के रूप में भी क्यों ना मिला हो, डोनेशन मतलब आप जान ही रहे, मुफ्त में कहीं से आया, किसी ने जो है वो डिलीवर करके दिया, किसी ने ट्रांसफर करके दिया, लेकिन कह रहे हैं कि ये जो आपको मिला है वो ये तीन में से किसी भी तरीके से मिला हो, लेकिन किससे मिला हो, ध्यान से, क्योंकि यही चीज आपको जो है जो मैं बोलता हूं हाईलाइट्स, बुलेट पॉइंट, उसमें मदद करेगा। आपको फॉरेन सोर्स से डोनेशन के रूप में, ट्रांसफर के रूप में, डिलीवरी के रूप में कोई चीज मिला है। अब क्या चीज मिला है, तो ये तीन चीजें, एनी आर्टिकल, कोई सामान मिला है जिसको आपका सामान जो है किस चीज को छोड़ करके, अगर ये जो है वो कोई गिफ्ट है जो आपके पर्सनल यूज के लिए मिला है, जिसका मार्केट वैल्यू गवर्नमेंट समय समय पे क्या करती है, तय करती है। इस समय अगर देखें तो उन्होंने 25,000 लिखा है, लेकिन वो पॉइंट आप यहां लिख नहीं सकते हैं क्योंकि ये उसमें क्या करते हैं, टाइम टाइम पे उसे चेंज करते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई भी आर्टिकल मिला, और आर्टिकल का मतलब होता है कोई क्या मिलना, सामान मिलना, और किस सामान को बस छोड़ करके कोई भी ऐसा सामान जो आपके पर्सनल यूज का है, गिफ्ट के फॉर्म का है, और उसका अमाउंट गवर्नमेंट ने बताया हुआ है कि अगर इसकी कीमत 25,000 रुपए तक है तो वैसे केस को छोड़ करके उससे ज्यादा वैल्यू का है तो वो किसके कैटेगरी में आ जाएगा, एनी आर्टिकल के कैटेगरी में आ जाएगा। एनी करेंसी, चाहे वो इंडियन करेंसी हो या क्या हो, फॉरेन करेंसी, याद रखिए एनी करेंसी का मतलब 1 रुपया भी हो गया, $1 भी हो गया, चाहे 1 पाउंड हो गया। तीसरा चीज, एनी सिक्योरिटीज, जो कहां डिफाइंड है। अब मुझे बताइए क्या आपको सिक्योरिटीज का मतलब कुछ पता है? पूरा का पूरा जो है वो सब्जेक्ट खत्म है, अब तो हमें पता होगा। चाहे वो शेयर्स हो, डिवेंचर हो, बॉन्ड हो, चाहे किसी भी तरह का हो सिक्योरिटी, जिसको हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है और ये क्या है, सिक्योरिटीज है। और वो भी शामिल है जो आपने नहीं पढ़ा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं था, जो मैंने आपको बताया, बहुत तरह के और भी हैं। तो कहा कि वो आपको मिल रहा है, एंड इंक्लूड कौन सा सिक्योरिटीज, फॉरेन सिक्योरिटीज भी इसमें शामिल है। तो चाहे आपको इंडियन सिक्योरिटीज या कौन सा सिक्योरिटीज, इसका मतलब इंडियन कंपनी के शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड, चाहे इंडिया से बाहर के कंपनी के जो है वो शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड मिल रहे हैं, लेकिन दे कौन रहा है, और चाहे वो मुफ्त में दे रहा हो, ट्रांसफर कर रहा हो, चाहे क्या कर रहा हो, तो वो क्या कहलाएगा। अब जंप मत कीजिएगा आगे कि ये मना नहीं किया, अभी सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये क्या कहलाएगा। अब किसको नहीं करना और किसको करना वो तो हम देखेंगे, लेकिन पहले डिफाइन तो कर दिया कि अगर ऐसा है तो ये क्या कहलाएगा। अगर हमें फॉरेन सोर्स से डोनेशन, डिलीवरी या ट्रांसफर के रूप में कोई आर्टिकल मिलता है, सामान मिलता है, उस सामान को छोड़ करके जो पर्सनल यूज या हमें गिफ्ट के रूप में मिला है और उसका एक फिक्स कीमत गवर्नमेंट तय करती है, फॉर एग्जांपल 25,000, तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो किसके कैटेगरी में आ गया, आर्टिकल के कैटेगरी में आ गया, और वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। आपको 1 रुपया, $1 कोई भी करेंसी में जो है वो फॉरेन सोर्स से पैसे नहीं आने चाहिए, अगर आ गया तो वो क्या कहलाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। आपको जो है वो किसी भी तरह का सिक्योरिटी, चाहे इंडियन सिक्योरिटी, चाहे इंडिया से बाहर की, इंडियन कंपनी का या इंडिया से बाहर के कंपनी का शेयर्स, प्रेफरेंशियल शेयर्स, डिवेंचर, जो भी रिकॉग्नाइज सिक्योरिटीज है वो आपको ना मिला हो, अगर मिला है तो ये क्या कहलाएगा, बस फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। इतना जानना है। अब ये किसको नहीं लेना है, किसको परमिशन लेकर के करना है, यही तो हम देखेंगे। सोच के तो यही लगता है कि अच्छा 1 रुपया भी नहीं, तो इसका मतलब फॉरेन सोर्स पहले जान लेते हैं, तब थोड़ा और क्लैरिटी आएगा। तो इसको यहीं पे छोड़िए और सीधे हम लोग जो है वो अभी कहां पहुंचते हैं, फॉरेन सोर्स पे, फिर जो है वो इधर घूम करके आएंगे। तो देखिए फॉरेन सोर्स में कौन कौन हुआ,
कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ एनी फॉरेन कंट्री, गवर्नमेंट से कुछ अगर मिला है। अब आप बोलेगा सर बाहर के गवर्नमेंट से जो है बहुत सारा चीज इनाम के रूप में भी मिलता है, उसमें भी तो पैसा इन्वॉल्व होता है। तो मैंने कब बोला कि ये नहीं लेना है? मैं तो बस ये कह रहा हूं कि मैं अभी डिफाइन कर रहा हूं फॉरेन सोर्स को, इसकी मदद से डिफाइन करूंगा फाइनली किसको, फॉरेन कंट्रीब्यूशन को, और तब उसके बाद देखेंगे कि क्या लेना है और क्या, किसको लेना है और किसको जो है कंट्रीब्यूशन नहीं लेना। यही बेसिकली देखने जा रहे हैं। तो फॉरेन सोर्स में क्या आ गया, कोई भी गवर्नमेंट, इंडिया से बाहर के अगर गवर्नमेंट है तो वो क्या हो गया, फॉरेन सोर्स कहलाए। किसी भी देश से कुछ भी मिल रहा है, चाहे वो स्कॉलरशिप ही क्यों ना मिल रहा हो, देने वाले फॉरेन सोर्स हो गए, वो फॉरेन सोर्स कहलाएंगे। एनी इंटरनेशनल एजेंसी, और कौन सा एजेंसी, इंटरनेशनल एजेंसी जो है, लेकिन किस एजेंसीज को छोड़ करके कहा कि यूनाइटेड नेशन, क्योंकि ये सब कहीं ना कहीं थोड़ा वेलफेयर इन नेचर वर्क करते हैं। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, रेड क्रॉस सोसाइटी, ये सब जो आपके होते हैं, इनको छोड़ करके इसके अलावा अगर कोई इंटरनेशनल एजेंसी भी है, उनसे भी कुछ आपको मिल रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। क्योंकि फॉरेन सोर्स से आपको मिल रहा है और एक अठन्नी भी मिलेगा, साफ लिखा हुआ है, चाहे इंडियन करेंसी हो चाहे क्या हो। इंडियन करेंसी नहीं है तो क्या कहलाएगा, वो रुपीज के अलावा कुछ है तो क्या कहलाएगा, फॉरेन करेंसी कहलाएगा। और करेंसी में तो लिखा हुआ है एनी अमाउंट, कोई भी रुपया या कोई सिक्योरिटी मिल रहा है, फॉरेन कंपनी। पढ़ा है फॉरेन कंपनी, SBILL में, कंपनी लॉ में भी आप पढ़े होंगे, SBILL में भी मैंने बताया था। और जो नए कोर्स में हैं उनका आज हम लोग इसी जगह पहुंचेंगे जहां थोड़ा बात करेंगे कि जो है वो फॉरेन जो है वो कंपनी कौन होते हैं, जो ग्रुप 1 की जब हम क्लास करेंगे। और आपने जब कंपनी लॉ पढ़ा होगा तो भी वहां पढ़ा होगा। छोटा सा डेफिनेशन मैं फिर से बोलूं, कोई भी कंपनी जो इंडिया से बाहर क्या हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, लेकिन उसका प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है, चाहे वो फिजिकल फॉर्म में हो चाहे क्या हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि इंडिया में उसने कोई प्रॉपर्टी रखा है, इसीलिए आप उसे क्या कह देंगे, फॉरेन कंपनी। उसमें एक इंपॉर्टेंट चीज दिया हुआ है, इट मस्ट हैव बिजनेस इन इंडिया, ये इसके लिए है। चलिए अब एग्जांपल अगर हम देखें, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनी फॉरेन कंपनी हुई, क्यों हुई, हैदराबाद, बैंगलोर, उनके जो है वो बिजनेसेस हैं, जहां से इंडिया से वो क्या कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, फॉरेन कंपनी फॉरेन सोर्स में है, ये कंपनी किसी को सैलरी देगी, तो सैलरी के रूप में जो है वो क्या करेगी, पैसे ही तो देगी, नहीं देगी, चाहे जो है वो रुपीज में देगी, चाहे किस में देगी, करेंसी में देगी, दूसरे करेंसी में देगी। आया ना लोगों के पास पैसा, तो इसका मतलब ये कहलाएगा फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अब इसीलिए तो मैंने बोला क्या लेना है क्या नहीं लेना है वो देखते हैं, पहले इसको क्लियर तो कर लें फॉरेन कंट्रीब्यूशन को। एक कॉरपोरेशन जो क्या है, नॉट बीइंग अ फॉरेन कंपनी, क्योंकि फॉरेन कंपनी तो ऊपर ही हमारा कवर हो गया, इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री और टेरिटरी। जैसे हमारे देश में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड है। वैसे इंडिया से बाहर भी तो इस तरह की बॉडी होगी जो वहां के स्पेशल एक्ट से क्या होगी, बनी होगी। देखिएगा हम लोग बात करेंगे, स्टैट्यूटरी कंपनी बोलते हैं, वो कंपनी जो स्पेशल एक्ट से बनता है उसी को क्या कह देते हैं। अब ये कंपनी भी आपकी जिस भी फॉर्म में, जैसे कि आपका LIC वगैरह है, FCI वगैरह है, ये सब आपके क्या कहलाते हैं, स्टैट्यूटरी कंपनी कहलाते हैं। वेरियस फॉर्म ऑफ कंपनी में आप पढ़ेंगे जब आप कंपनी लॉ पढ़ते हैं। और उसी चीज को थोड़ा सा मैं आपको सेटिंग अप में भी बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था। कॉर्पोरेट एंटिटीज दो तरह से बिजनेस करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज और इन द फॉर्म ऑफ, तो जब हमने कॉर्पोरेट एंटिटीज बहुत डिटेल में पढ़ा था तो भी वहां पे डिस्कस किया था। आइए, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन यानी वो कंपनी जो इंडिया में भी और इंडिया से बाहर भी बिजनेसेस है। तो देखिए MNC भी इसमें शामिल हो गया। अब इसके अलावा एक ऐसी कंपनी, याद रखिए फॉरेन कंपनी नहीं है, बल्कि ये क्या है, इन विच 50% और मोर नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल इज हेल्ड सिंगली या ज्वाइंटली इन लोगों के द्वारा। इसका मतलब फॉरेन कंपनी का मतलब होता है कि वहां के लोग इनकॉर्पोरेट किए रहते हैं। यहां कह रहे हैं कि इसमें हो सकता है बाकी शेयर होल्डर कोई भी और हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 50% जो शेयर होल्डर होंगे वो अकेले या मिलकर के हो। गवर्नमेंट ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री और टेरिटरी, सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, कॉर्पोरेशन। देखिए एक तो कॉर्पोरेशन खुद फॉरेन सोर्स, तो वो तो हो ही गया। उसने जिस कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं वो सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, उन्होंने जो लगाया है, वहां की गवर्नमेंट ने जो लगाया। एक तो वहां की गवर्नमेंट क्या हो गई,
फॉरेन सोर्स हो गई। उन्होंने किसी कंपनी में लगाया है, वहां की ट्रस्ट, सोसाइटी, ये सारे सोसाइटीज भी ऐसा इसीलिए कि वहां का ट्रस्ट यहां के ट्रस्ट को डोनेट कर रहा है, वहां से ब्लैक मनी यहां आ रहा है, पॉसिबल। इसीलिए उन्होंने कहा कि इन सब पे जो है वो नियंत्रण की जरूरत है, कंट्रोल की जरूरत है। इसीलिए इन्होंने क्या किया, कहा कि पहले इसको किस कैटेगरी में रख दो, फॉरेन सोर्स की कैटेगरी में, ताकि हम उसे क्या बोलेंगे। और जब भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन होगा हमारे कान खड़े हो जाएंगे कि ये वाला करने दे, या और अगर हो रहा है तो कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कंप्लायंस तो सारे पूरे हो रहे हैं। अगर वो दायरा ही नहीं रहेगा तो हम कहीं भी उस पर जो है वो चेक नहीं लगा पाएंगे। कहा ठीक है, ट्रस्ट, सोसाइटी और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, फॉर्म्ड और रजिस्टर्ड इन फॉरेन कंट्री, और अब हो सकता है वहां के लॉ के अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड करने की जरूरत हो या ना हो। जैसे मुझे एक चीज बताइए, पार्टनरशिप फर्म को क्या इंडिया में रजिस्टर्ड करना जरूरी है? बट देयर आर सिचुएशन एंड सर्कमस्टांसेस इन सम कंट्री जहां पे पार्टनरशिप फर्म को भी क्या करना पड़ता है, कंपल्सरी रजिस्टर्ड करना पड़ता है। तो इसीलिए उन्होंने लिख दिया है कि हो सकता है हमारे यहाँ जिस चीज को कंपल्सरी रजिस्टर्ड नहीं करना हो वहां पे करने की जरूरत हो, हमारे यहाँ जो है वो करना है और उनके वहां नहीं करना। इसलिए उन्होंने बोला इंडिया से बाहर का भी कोई ट्रस्ट हो, सोसाइटी हो, एसोसिएशन हो, भले वहां के लॉ के अकॉर्डिंग उसे जो है रजिस्टर्ड करना जरूरी हो या ना हो, हम उसे किस नाम से पुकारेंगे, हम उसे जो है वो बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, फॉरेन सोर्स बोलेंगे। तो फॉरेन सोर्स जो है वो देखा आपने। अब देखिए यहां इंडिया में यूनियन होता है या नहीं, ट्रेड यूनियन, कुछ याद है, पढ़ा है? और ये तो सबने अब कर लिया क्योंकि वो पोर्शन तो सबका ऑलरेडी खत्म है। इंडस्ट्रियल एंड लेबर लॉ में हमने देखा था ट्रेड यूनियन, और मैं आपको डिस्क्लेमर दिया था एग्जाम के लिए नहीं करना है क्योंकि वो नहीं है, लेकिन वो इतनी जगह यूज होता है कि मुझे वो क्या करना पड़ा था, बताना पड़ा था, ताकि आप क्या कर सके, उसको समझ सके। और पहले ही बोला था कि ये आपका जो है एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा और फिर जब इंटरव्यू देने जाएगा उस समय भी एक बार देखना रहेगा ताकि उसका कनेक्टिविटी हम कर सके। लेकिन एग्जाम के समय रिवाइज करने की जरूरत नहीं है जब हम एग्जाम दे रहे हो। तो कहा ट्रेड यूनियन इन एनी, कहा फॉरेन, वहां का भी जो ट्रेड यूनियन होगा वो भी, ताकि ट्रेड यूनियन वहां का यहाँ के लोगों को ना भड़का रहा हो। देखिए इन्फ्लुएंस डाल करके हमारे देश के व्यवस्था को गड़बड़ ना करे, इसके लिए है। फॉरेन ट्रस्ट, इंडिया में भी तो ट्रस्ट बनता है, वैसे वहां पे क्या है, वहां के भी जो है वो फॉरेन ट्रस्ट है। यहां जैसे सोसाइटी क्लब होता है वैसे ही क्या है, वहां के सोसाइटी और क्लब वगैरह। साथ ही साथ कौन, सिटीजन ऑफ। मुझे एक बात बताइएगा, आपको कोई प्राणी ऐसा दिख रहा है डॉगी वगैरह को छोड़ करके इंडिया से बाहर का जिसको उन्होंने फॉरेन सोर्स में नहीं रखा है? हर वो तरीका, हर वो जगह जो कहीं से पैसा दे सकता है उसको किस सोर्स में रख दिया, इंडिविजुअल भी है, कंपनी है, फैक्ट्री, चिमनी, गवर्नमेंट, सबको तो डाल दिया। और साथ ही साथ अगर वो मिलजुल करके भी कुछ चला रहे हैं तो भी उसको भी डाल दिया, तो बचा कुछ नहीं। तो का कोई बुराई नहीं है, सब कुछ इसीलिए डाल दिया ताकि बाहर से कहीं से भी कुछ आए तो वो किस कैटेगरी में चला जाए। इसका मतलब ये थोड़ा ना कि फॉरेन सोर्स में चला गया तो वो हर केस में फॉरेन कंट्रीब्यूशन हो जाएगा। कहा कि नहीं, कहा कि कब होगा तब वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन, कहा कि अगर गिफ्ट के रूप में है तो वो जो अमाउंट है उससे क्या होना चाहिए, ठीक है। और कहा अगर सिक्योरिटीज है तो बोला कि एक रुपए का भी शेयर होगा तो भी, इंडिया से बाहर के कंपनी का होगा तो भी। और कहा अगर करेंसी के फॉर्म में है, पैसे के फॉर्म में है, तो कहा कि करेंसी के फॉर्म में, पैसे के फॉर्म में, तब एक छोटा सा भी अमाउंट होगा तो वो क्या कहलाएगा। अब मुझे एक चीज बताइए, इंडिया से अगर हम बात करें रिबॉक वगैरह की, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की, तो क्या आप बता पाएंगे कि ये इनमें से किस कैटेगरी के कारण फॉरेन सोर्स होंगे? बहुत जोर का मुक्का मारूंगा, एकदम होश में रह करके जो है वो देखिएगा, खोए हुए मत रहिएगा, कहीं और नहीं, ख्वाबों ख्यालों में नहीं, जो बताया है उसमें से ढूंढिए और एकदम एग्जैक्ट ढूंढिए कि किस कारण से आप उसे कह रहे हैं। एग्जैक्ट क्राइटेरिया कौन सा हुआ इनका, वेरी गुड, एमएनसी में डालेंगे उनको, क्योंकि फॉरेन कंपनी और एमएनसी दोनों दिया रहे तो क्या टिक मारेंगे। याद रखिए मेरे जैसा बंदा रहा तो ऐसा एमसीक्यू दे कि 20 में 20 ना बने, जब तक आप जो है वो पूरा ध्यान लगा के नहीं करें। लेकिन याद रखिएगा ऐसा एक भी एमसीक्यू नहीं रहेगा। अगर आपने क्लास होश में अटेंड किया है तो मैं रिपीट कर दूं, लॉ का टीचर हूं, क्लियर बोलना पड़ता है। होश का मतलब आप समझ रहे हैं, क्लास में ही है, ये कहीं और नहीं है। क्योंकि उसी भी जैसे अभी बोला एमएनसी और फॉरेन कंपनी, सही बोलिए तो तुरंत ध्यान चला जाएगा, सब जानता है ये तो फॉरेन कंपनी है।
और आपको क्या लगता है हम ऑप्शन इतना दूर देंगे कि कोई भी जो है वो बोल दे? एक में लिख देंगे कि इनमें से कौन जो है वो फॉरेन सोर्स के कैटेगरी में आएगा, एक में जो है वो लिख देंगे फॉरेन कंपनी, और एक में लिख देंगे जनकपुरी ईस्ट, जनकपुरी वेस्ट, उत्तम नगर ईस्ट। ऐसे कर देंगे ना, ताकि आप आराम से टिक कर सके? नहीं, वो इतने ही पास पास जो है वो क्या करेंगे, देंगे। तो यहां पे एमएनसी, क्योंकि बड़े सारे जो है वो किसमें है, वो बड़े सारे जो है वो कंट्री में, इसीलिए क्या बोल दिया, एमएनसी कह दिया। तो आपने बोला कि वो एमएनसी है, इसका मतलब क्या है, जल्दी जल्दी, फॉरेन सोर्स। और मुझे बताइए कि फॉरेन सोर्स से साफ तौर पे लिखा हुआ है डिलीवरी, ट्रांसफर या मुफ्त में, चाहे कंसिडरेशन के बदले, किसी भी कारण से आपके पास अगर कोई जो है वो क्या आया, सैलरी क्या मिलता है, दुआ, खुश रह, दिन भर काम किया, महीने भर काम किया, जुग जुग जियो, जूता सियो, नहीं ऐसे आशीर्वाद दे देते थे? तो वही वाला, मिलेंगे पैसे या नहीं? तो मिला ना करेंसी, तो हो तो गया फॉरेन कंट्रीब्यूशन। लगे रहे एफसीआरए के पीछे, जिसको जिसको सैलरी मिल रहा है, कहा गया कि अभी तक तो हाँ, क्योंकि ये क्या कहलाएगा, फॉरेन। यहां तक बिल्कुल सही है। अब हमें देखना है कि आप ही ने और हम लोगों ने डिस्कस किया कि इंडिया के बाहर से जो पैसे आ रहे हैं वो जो है वो नहीं लेने देंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ऐसे नहीं बोला, उन लोगों को नहीं लेने देंगे जिनके कारण वो क्या कर सकते हैं, बाइस्ड होकर के कुछ ऐसा कर सकते हैं जिससे हमारा जो है वो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा, हैम्पर होगा। तो देखेंगे आगे। तो ऐसा जरूर लग रहा है कि ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, लेकिन ये वाला करने की इजाजत होगी या नहीं? इंडिया के बाहर के किसी कंपनी को आपने जो है वो यहां से एक्सपोर्ट किया तो वहां की कंपनी, फॉरेन कंपनी को आपने सप्लाई किया प्लास्टिक के चेयर। अब वो पैसे देंगे या नहीं? अपने करेंसी में देंगे, ज्यादातर केस में देंगे। तो आपके पास आया या नहीं आया करेंसी? डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर, और देने वाला फॉरेन कंपनी है, हुआ ना फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो इसका मतलब एक तरफ हम सेज बना रहे हैं व्यापार को, बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक तरफ हम फेमा में दुनिया भर के प्रोविजन करें, एफटीपी बना रहे हैं, फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, वो भी आपको पढ़ना है, ताकि जो हम फैसिलिटेट करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट और हमारे पास फॉरेक्स आए। और एक तरफ आप कह रहे हैं इतने तरह के चीज। और याद कीजिए हम लोगों ने पढ़ा भी था कि लॉ को, कंप्लायंसेस को थोड़ा कम करना है, मिनिमम करना है, ताकि लोग जो है वो प्रमोट हो और लोग में एंटरप्रेन्योरशिप आए और वो अपना बिजनेस क्या करें, शुरू करें। हाँ भाई, दोनों काम करना है, सिक्योरिटी भी चाहिए और हमें जो है वो फैसिलिटी भी चाहिए, दोनों ही चीज तो चाहिए। तब यहां पे इन्होंने कुछ जो है वो इसका एक्सेप्शन रखा और कुछ लोगों के लिए ये कंपलसरी रखा। तो क्या हमें अब कंट्रीब्यूशन पता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन? याद रखिएगा, इस पे एक एक नंबर के छोटे छोटे वाले केस लॉ दे देते हैं कि कौन कौन सा चीज फॉरेन कंट्रीब्यूशन के दायरे में आएगा और कौन सा नहीं आएगा, यस नो करना रहता है। लेकिन यहां एक नोट जरा देखिए, डोनेशन, डिलीवरी, ट्रांसफर ऑफ व्हाट, एनी आर्टिकल। और आर्टिकल का मतलब पता है, उस आर्टिकल को छोड़ करके जो किस फॉर्म में दिया गया है, गिफ्ट, पर्सनल यूज में, और उसका अमाउंट जो गवर्नमेंट तय करेगी, जैसे 25,000 अभी लें तो उससे ज्यादा रहने पे ही ये कंसीडर होगा। रेफर्ड अबव बाय एनी पर्सन हु हैज रिसीव्ड इट फ्रॉम एनी फॉरेन सोर्स ईदर डायरेक्टली और थ्रू वन और मोर पर्सन शैल बी डीम्ड टू बी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। साफ साफ कह रहे हैं, यानी इसने इनडायरेक्टली को भी क्या कर लिया, कवर कर लिया। मतलब आप जो है वो रिसीव कर रहे हैं, किसी और के लिए रिसीव कर रहे हैं, कहा गया तो भी ये क्या माना जाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन माना जाएगा। द इंटरेस्ट अकर्ड ऑन द फॉरेन कंट्रीब्यूशन डिपोजिटेड इन बैंक। आपको पैसा आया बाहर से, आपने उसको कहां रख दिया, ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है। लेकिन जब जब उस पे इंटरेस्ट आपको फिर मिलेगा तो भी वो अमाउंट क्या कहलाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहलाएगा। तो क्या बस मैं इतना समझूं कि आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन समझ लिए हैं? तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का मतलब आगे सारी बात करेंगे, किसको लेना है किसको नहीं लेना है, लेकिन बेस यहां से ही है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्लियर नहीं रहेगा तो इसमें 1 मार्क्स के जो केस लॉ होते हैं वो नहीं हिलेगा, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव नेचर का ही है। तो पहला चीज, देने वाला कौन हो, जल्दी, देने वाला कौन है? फॉरेन सोर्स का पूरा लिस्ट है आपके पास, जिस फॉर्म में दिया है, जिस तरीके से दिया है, उस तरीके का 3 वैरायटी क्या क्या है, डोनेशन, डिलीवरी या
इसका मतलब चाहे किसी चीज के बदले में, चाहे मुफ्त में पूरे तरह से दिया हो, लेकिन क्या दिया हो, ये तीन चीजें, कोई सामान एक्सेप्ट किसको, गिफ्ट के रूप में दिया हो, पर्सनल यूज की चीज हो, और उसका अमाउंट वो हो जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसके अलावा कुछ भी है तो वो आ गया आर्टिकल में। दूसरा करेंसी, चाहे इंडियन हो चाहे इसके अलावा, चाहे इंडियन सिक्योरिटी या इंडिया से, और क्लियर है सिक्योरिटी चाहे इंडियन कंपनी के शेयर्स, डिवेंचर, कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, चाहे इंडिया से बाहर के कंपनी के हो, तो वो क्या कहलाएगा, फॉरेन। अगर किसी ने वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया है अपने लिए नहीं, किसी और के बिहाफ पे, स्टिल इट शैल बी कंसीडर एज व्हाट, एक बार जो आपको मिला वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन है, उसी पैसे को आपने बैंक में रख दिया है, अब आपको कोई और नहीं दे रहा है, इंडियन बैंक उस पर इंटरेस्ट दे रही है। इंडियन बैंक क्या आपका फॉरेन सोर्स के दायरे में आता है? नो, नहीं आता है। फॉरेन बैंक बिल्कुल आता है, कंपनी आउटसाइड इंडिया इनकॉर्पोरेटेड, एकदम क्लियर रखेंगे चीजों को। तो ऐसे केस में इंडियन बैंक में पैसा रखा, उस समय तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन था, अब उस पर जो इंटरेस्ट आ रहा है, बोल रहे हैं ये ताउम्र क्या माना जाएगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो है वो माना जाएगा। क्लियर है? अब जरा आगे बढ़ना है, और यहां से जो है वो ज्यादा आपका जो है वो मामला गंभीर होगा, और वो गंभीर है एलिजिबिलिटी फॉर रिसीविंग व्हाट, फॉरेन कंट्रीब्यूशन। ए पर्सन कैन रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग कंडीशन। कहा कि सिर्फ और सिर्फ कोई पर्सन जो है वो तभी जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्लियर है, तभी रिसीव करेगा जब उसका क्या है, डिफिनिट कल्चरल, इकोनॉमिक, एजुकेशनल, रिलीजियस और क्या है, सोशल प्रोग्राम चलाता है तो रिसीव करेगा। और देखिएगा भी इस पे भी आएगा, इसको भी लेना पड़ता है परमिशन इसके लिए। दूसरा, एफसीआरए के तहत इसने अपने आप को क्या किया हुआ है, और परमिशन लिया हुआ है, तो इसका मतलब परमिशन, रजिस्ट्रेशन, और साथ ही साथ उस कैटेगरी में आता हो जिसके तहत वो जो है वो कल्चर, इकोनॉमिक, एजुकेशन, रिलीजियस एक्टिविटी को क्या कर रहा हो, प्रमोट कर रहा हो। लेकिन उसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ है, सबसे नीचे आइए जो सबसे दुष्ट और सबसे खतरनाक है, और वो क्या है, नॉट बी इन व्हाट, यानी कि प्रोहिबिशन का लिस्ट दिया हुआ है। बहुत आसान है अब हमारे लिए, हम पहले चलेंगे प्रोहिबिशन में, कौन कौन क्या है उसको तो लेना ही नहीं है, और उसके बाद जो प्रोहिबिटेड नहीं है वो कैसे लेगा वो देख लेते हैं, काम खत्म। और अगर प्रोहिबिटेड के लिस्ट में कुछ दिया हुआ है तो उसका अगर एक्सेप्शन दिया हुआ होगा तो भले वो प्रोहिबिटेड के लिस्ट में होगा तो भी वो क्या कर सकता है, ले सकता है। एकदम ध्यान से चीजों को सीक्वेंस में समझिएगा। अब इतना बोलता हूं इसीलिए बार बार कह रहा हूं, प्लीज समझिएगा, थोड़ा सा भी मिस कीजिएगा बहुत मेहनत लगेगा फिर आपको खुद से जो है वो नोट्स लेके जब बैठेंगे। हमने फॉरेन कंट्रीब्यूशन समझा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलर, ये जो एक्ट है एफसीआरए वो यही कहता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन और हॉस्पिटैलिटी जो मिलता है उसी को हमें कंट्रोल करना है, ताकि ये उन लोगों के हाथ में ना जाए जो इससे जो है वो इन्फ्लुएंस होकर के कुछ ऐसा करें जो गलत हो। यही पर्पस था। तो कहा फॉरेन कंट्रीब्यूशन को डिफाइन किया और कहा कि सिर्फ और सिर्फ वही लेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो इस तरीके से आएंगे, यानी कि वो किस लिस्ट में ना हो, प्रोहिबिटेड के लिस्ट में ना हो, और उसके बाद कोई खास तरह का वो क्या कर रहे हो, एक्टिविटी जिससे आर्ट, कॉमर्स, रिलीजन इन चीज को डेवलप करें, लेकिन ऐसे ही नहीं ले लेंगे बल्कि क्या करके गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन, परमिशन लेकर के, और उनके लिए पूरा गाइडलाइन दिया हुआ है। एक बैंक के उनका ऑडिट होगा कहां पैसे खर्च कर रहे हैं। सबसे पहले अब जरा प्रोहिबिटेड को देख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि प्रोहिबिटेड अगर है तो उसका कोई एक्सेप्शन भी है। तो देखिए प्रोहिबिटेड के लिस्ट और पर्सन के कैटेगरी में क्या आ गया, यहां पे इंडिविजुअल भी आ गया, सेक्शन 8 कंपनी तक आ गया। ये बार बार ये 8 लिस्ट तो बाकी कंपनी नहीं है, स्पेसिफिक सेक्शन 8 कंपनी को बहुत सारे हमने एग्जम्पशन दिए हुए हैं। कहा कि वो कंपनी भी जो कि खास तरह का आर्ट, साइंस, कॉमर्स, रिलीजन, प्रॉफिट के लिए नहीं बनी, कह रहे हैं उनके ऊपर भी है, वो भी पर्सन के कैटेगरी में आते हैं। तो अगर उनको भी लेना है तो अगर प्रोहिबिटेड में होंगे तो नहीं लेंगे, अदरवाइज क्या करेंगे, अदरवाइज ये अगर बीच वाले में आते हैं तो रजिस्ट्रेशन, प्रायर परमिशन जो भी रिक्वायर्ड होगा वो क्या करेंगे, लेंगे। रजिस्ट्रेशन का मतलब ही हो गया प्रायर परमिशन के तहत आएंगे। ठीक है, तो देखिए जरा प्रोहिबिटेड का लिस्ट क्या है, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जाम।
बड़े आराम से वो यहाँ पे वो जो है पूछ देते हैं। यहाँ पे कोशिश कीजिएगा ये सेक्शन ध्यान रखने की कि ये जो है वो सेक्शन 3, मैंने बहुत कम जगह आपको सेक्शन बोला है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 3 जो है वो लिस्ट है किसका, प्रोहिबिटेड कंट्रीब्यूशन का। यानी प्रोहिबिटेड वो पर्सन जो कि प्रोहिबिटेड है क्या लेने के लिए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए। तो सबसे पहले देखिए कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, ये वो पर्सन है, ध्यान से सुनिएगा, ये ऑलरेडी जो है वो इलेक्टेड नहीं, ये कह रहे हैं वो पर्सन है जिन्होंने क्या किया है, जिन्होंने नॉमिनेट कर दिया है अपने आप को किस चीज के लिए, चुनाव के लिए। नामांकन भरा जाता है, सुने होंगे, बड़े लोग जाते हैं, कभी कभी तो रैली निकाल करके जाते हैं पर्चा भरने के लिए। अब जो है अगर किसी ने ऐसा भर दिया है तो वो क्या कहलाएगा, कैंडिडेट फॉर, आप कब कहलाते हैं, कैंडिडेट ऑफ एग्जामिनेशन, जब आप एग्जामिनेशन का क्या करते हैं, या सीएस में एडमिशन ले लिया तो। ठीक वैसे ही ये जो है वो इतने दिन से नेताजी के आगे पीछे थे, इस बार टिकट मिल गया, तो टिकट मिल गया तो उससे भी नहीं होगा, क्या करेंगे ये, जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएंगे क्या करने के लिए, नॉमिनेशन भरने के लिए, जिसको पर्चा भरना कह देते कोलोकियल टर्म में, तब ये क्या कहलाएंगे, कैंडिडेट फॉर। अब देखिए इनको लेकिन क्या बोला कि ये जो है वो कहा कि कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑफ एनी लेजिस्लेचर, every candidate for election who had received foreign contribution within 180 days before nomination of election shall give intimation to। सबसे पहले आप कहिएगा सर ये तो प्रोहिबिटेड है, फिर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो जरा सोचिए, लगाइए किडनी, कितना डायलिसिस आपका हो चुका है, कितना स्ट्रांग है किडनी, देखें जरा, क्या ये बात है। एक तरफ कह रहे हैं कि ये लो कैंडिडेट फॉर इलेक्शन प्रोहिबिटेड के लिस्ट में है, अगला स्लाइड आपने दिखाया कैंडिडेट फॉर इलेक्शन को समझाने के लिए, समझा रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। नीचे कह रहे हैं कि 180 दिन इंटीमेट करो, तो फिर प्रोहिबिशन किस बात का ये हुआ ना, एक्सेप्शन नहीं है, एक्सेप्शन तो अभी पढ़ना ही नहीं शुरू किए हैं, सोचिए और कुछ। इसका मतलब अगर हम कहीं पे कह रहे हैं, अगर हम कहीं पे कह रहे हैं कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, तो किसी को कैंडिडेट फॉर इलेक्शन कब कहते हैं, नॉमिनेशन फाउंड, उससे पहले चमचा बटरा कुछ भी बोल दे, कार्यकर्ता जो भी बोल दे, ऐसे नहीं अलग अलग लोग बोलते हैं। लॉ ने रिकॉग्नाइज किया है क्या, नहीं। लॉ पहली बार कब रिकॉग्नाइज करेगा, जब वो क्या कहलाएगा, जब वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे तो कहलाएंगे कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, जीत गए तो एमएलए कहलाएंगे या क्या कहलाएंगे, एमपी कहलाएंगे, वहां से रिकॉग्निशन है ना। उससे पहले कार्यकर्ता, लठैत, गुंडा, अलग अलग लोग अलग अलग नाम से पुकारते हैं, बाहुबली कुछ भी कह दिया, सही में बोलिए तो ऐसे ही ना बोलते हैं कि उस पार्टी का क्या है, ये सब क्या है, ये सब तो लठैत है, करता क्या है, ऐसे ही करके लोग बोल देते हैं। कहने का मतलब बस इतना है कि इससे पहले जो है वो लॉ ने उनको रिकॉग्नाइज कह रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि ये पहले ही सातिर है, अभी जो है वो इनको तो लेना ही नहीं, जिस दिन से नॉमिनेशन फाइल कर दिया उस दिन से अठन्नी भी नहीं लेगा, क्योंकि कंट्रीब्यूशन लेने के लिए क्या है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। लेकिन इससे पहले भी 180 दिन अगर क्या किया है, लिया है, तो बता दे, ताकि वो देखेंगे कि कहीं वही चीज का अभी तक तो इन्फ्लुएंस नहीं है, वही वाले पैसे तो खून में घुले हुए नहीं हैं, वही तो इनमें नहीं चल रहा है, मतलब हम तो सिक्योर ही करना चाह रहे हैं चीजों को। अब देखिए यहां पे अगले हो गए कॉरेस्पॉन्डेंस, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर, ओनर ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो आपका प्रिंट मीडिया हो, दोनों में से कोई भी हो, इसीलिए लिखा हुआ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑल्सो। यही चीज 2010 में जब चलता था तो बहुत ज्यादा हमारा प्रिंट मीडिया जो है वो था एक्टिव, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उतना एक्टिव, आज के डेट में तो यूट्यूब तक भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दायरे में आता है। जितने चैनल आपको टीवी में दिखते हैं उससे ज्यादा चैनल जो है वो यूट्यूब पे चल रहे होते, न्यूज का भी नहीं चल रहा होता है, लल्लन टॉक तो कुछ और, हाँ सही में है, ऐसे करके ना बड़े सब्सक्राइबर हैं और बहुत बड़े बड़े लोगों का इंटरव्यू वहां पे होता है, सब सब्सक्राइबर बेस का ही कमाल है, और तभी वो बोलते हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर।
और उसके लिए ऑफर हमने भी जैसे आपको दिया। हर बिजनेस का क्या होता है, एक ऑफर स्कीम। अब कह रहे हैं कि यहां पे अगर कोई पर्सन है और वो पर्सन जो है वो क्या है, कार्टूनिस्ट है, कॉलमनिस्ट है। अब जरा आप सोचिए, न्यूज़पेपर या प्रिंट मीडिया से जुड़ा हुआ है तो उसको कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है। जरा सोचिए क्यों नहीं लेना है। इन्फ्लुएंस होकर के कमबख्त आग ना उगले, और ऐसा ना हो कि हमारे देश में कम्युनल वायलेंस चला दे। आप देखिएगा बीबीसी का न्यूज बोलने का तरीका, मैं किसी चीज पे गलत सही नहीं, लेकिन इस चीज में तो कॉन्स्टिट्यूशन ने मुझे भी राइट दिया, मैं भी अपनी बात रख सकता हूं। तो जब वो बोलते हैं ऐसा लगता है कि देश में पक्का कहीं ना कहीं आग लगा के रहेंगे। कभी भी कोई बात ऐसा नहीं होता है जिसमें यह भी बोला जाए कि यह सही भी था। अगर इजराइल में उतने लोग मरे तो वो जो है वो सही, अगर हमास में मरा, वहां पे मरा तो फिर गलत। पहले जो है वो आग लगाई गई, इस तरह का हमला हुआ। लेकिन उसके, मैं ये नहीं कहता कि बाकी लोग मर रहे हैं तो वो गलत नहीं है, लेकिन आपको ये भी तो बोलना चाहिए कि इजराइल पे जो हमला, उसमें जो इतने लोगों की जान गई वो बहुत गलत था। क्योंकि सारे लोग तो अपने अपने काम कर रहे हैं, किसी को कोई दिक्कत ही नहीं थी और ना किसी को किसी तरह की दुश्मनी थी। तो ऐसे करके अगर कोई बोले, या कोई भी अगर कहीं पे बोले कि आज जो है वो एक बंदे को सरकार के एक खास मुलाजिम पुलिस वाले ने स्कूटी से या बाइक से उठा करके बेरहमी से मारा, अब क्या चीज है वो नहीं दिखलाया जा रहा है। सिर्फ एक क्लिप का एक छोटा सा हिस्सा दिखाएगा जिसमें उसको ऐसे पकड़ के घसीट करके ले जा रहे हैं। और उससे पहले उसने ये नहीं देखा कि कोई जो है वो स्कूटी से जा रहे थे, उनका ऐसे करके दुपट्टा जो है वो पकड़ा, गला में जो है वो फंसा और खींचते हुए बहुत दूर तक ले गए। ये पोर्शन नहीं दिखाया, दिखलाया बस ये जा रहा है। और उसके बाद उसे पकड़ने के लिए पुलिस ऐसे करे तो क्या गलत की? थोड़ा ढंग का पुलिस रहती तो वही उसके गले में लगाती और ट्रैफिक सिग्नल पे ही लटका देती। कुछ समय ऐसे भी होने चाहिए। लेकिन बस दिक्कत यही है कि हमारे लॉ में यही कहा गया है कि कभी भी हम क्रूर और बर्बर नहीं हो सकते, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी और हम लॉ के अकॉर्डिंग चलते हैं। कहा गया कि अगर ऐसा वो क्लिप दिखलाते हैं तो मुझे बताइए गलत सेंस जा रहा है या नहीं। इन्फ्लुएंस कर सकते, और हो सकता है कि वो कहीं से क्या लेकर के ये कर रहे हो, पैसे लेकर के देश की छवि खराब करना चाह रहे। G20 में बहुत सारे लोग आए हुए हैं तो जानबूझ करके जो है वो देश का इमेज, क्या, क्योंकि मीडिया की बात तो हर कोई सुन रहा है और जो मीडिया दिखा रहा है उसी के बेसिस पे तो बाहर के कंट्री। आप कैसे समझे कि इंडिया और कनाडा के बीच में रिलेशन खराब होने लगे? कनाडा ने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला। कतर के बारे में आप कैसे सुने? वहां से आपको चिट्ठी आया था कि उन्होंने कहा कि 8 लोगों को मौत की सजा सुना रहे इंडियन नेवी के। उन लोगों ने चिट्ठी SMS किया, व्हाट्सएप, कि प्रे फॉर मी, आई एम गोइंग टू बी हैंड। खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो। क्या ये आपके पास कैसे पहुंचा? जरा सोच के देखिए कैसे पहुंचा। मीडिया से ही तो पहुंचा। तो कहा गया कि इनके ऊपर भी एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन है ताकि ये बाइस्ड होकर के जो है वो काम नहीं करे। आप देखिए, आपका आंख ही नहीं बल्कि आपके कंप्लीट सेंस जो है वो यही मीडिया। यूट्यूब पे एक वीडियो वायरल किया जाता है, इधर से जय श्री राम, इधर से अल्लाह अकबर करते हुए मारने काटने निकल जाते हैं। बात कुछ और होती है। और बस सिर्फ और सिर्फ उनको क्या कर दिया गया, इन्फ्लुएंस। अब उसमें ये सारे चीज आ रहे हैं, जितने भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक के ये सारे चीज हैं वो सबको शामिल किया गया, तभी इसमें चीजों को क्या किया गया है, अमेंड किया गया है। आप कहिएगा सर कार्टूनिस्ट क्या करेगा? कार्टूनिस्ट कहते हैं कि एक छोटा सा तरीका एक्सप्रेस करने का बहुत बड़ा आग लगा देता है कि किस चीज को कैसे करके दिखा रहे। तो देखिएगा उसमें ऐसे करके दिखाएगा, एक ऐसे और उधर ऐसे, एक तीर लेकर के ऐसे, तो एक ऐसे करके है, कुछ ऐसे, कभी कोई मंदिर है तो कभी कुछ तोड़ता हुआ, मतलब अलग अलग तरह के चीजें। कहा गया कि कोई भी ऐसे पर्सन जिनका इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस है उनको फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने का परमिशन नहीं है। जज है या नहीं? अगर उन्हें खूब पैसे मिले दे देंगे फैसला बड़े अच्छे से। कहा हम लेने का ही परमिशन नहीं देंगे ना प्रोहिबिशन। अगर प्रोहिबिशन रहेगा तो आपके अकाउंट में आते ही हम आपसे पूछ, हम ये नहीं पूछेंगे किस लिए, हम तो बस इसलिए बस पूछेंगे आया ना, बुक करेंगे किसमें, FCRA में। गवर्नमेंट सर्वेंट, यहां गवर्नमेंट सर्वेंट का मतलब रामदीन राम खिलावन बंसी बिरजू हरिया नहीं समझिएगा। लॉ ने गवर्नमेंट सर्वेंट बोला, इसका मतलब वो सेक्रेटरी लेवल, IAS IPS और भी बड़े लेवल पे हो सकते हैं, जो रियल में जिनके पास पावर है कुछ करने का। बेचारा रामदीन राम खिलावन पास पावर ही क्या है, एक ट्रे में पानी लेगा, कभी चाय लेगा, वही जाकर के देगा। कभी हो सकता है थोड़ा जान के धीरे धीरे जाएगा कि मुझे डांटा था तो धीरे धीरे आऊंगा, और वो भी धीरे धीरे जाएगा तो अगली बार और डांट लगेगा कि पैर में मेहंदी लगा रखी है,
कर पाएगा तो कर, वरना किसी और को रखेंगे। पॉसिबल? कहने का मतलब है कि मुझे बताइए, क्या वो इन्फ्लुएंस कर पाएगा? लेकिन बाकी लोग कर सकते हैं। सारे फाइल, ब्रिज बनने से लेकर के ये सब, आईएएस सेक्रेटरी यही तो साइन करते हैं, जिससे कोई चीज क्या होता है, पास होता है। एम्प्लॉय ऑफ व्हाट? एनी कॉर्पोरेशन, एलआईसी वगैरह या बाकी जगहों पे जो लोग हैं, मेंबर ऑफ एनी, और यही हो गए हमारे जो ऑलरेडी चुने हुए नेता हैं, एमएलए एमपी, वो यहां हो गए। जिन्होंने सिर्फ पर्चा भर दिया है वो कहां हो गए? कैंडिडेट फॉर इलेक्शन। तो जो ऑलरेडी चुने जा चुके हैं वो क्या इंटीमेट कर देंगे? एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन, नहीं लेना है। और यही वजह है कि आप देखिएगा पॉलिटिकल पार्टी, और तभी ना पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर आता है कि इनके ऊपर कनाडा से पैसा आया था, केजरीवाल और बाकी आम आदमी पार्टी के ऊपर जो लगा था, एफसीआरए के अकॉर्डिंग ही तो लगा था, वरना कोई पैसा दे रहा और वो कह रहा है मैंने दिए थे, तो उसके तरफ से कोई ऑफेंस नहीं। क्यों नहीं है? उसके देश में, उनके देश में किसी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना ऑफेंस नहीं है, तो उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया। आपके देश में है कि अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हैं या आप एमएलए एमपी, पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं ले सकता है और पॉलिटिकल लीडर भी नहीं ले सकता है, जो नॉमिनेशन फाइल कर दिया वो भी नहीं। किसी तरीके से जो पॉलिटिक्स में, मतलब पॉलिटिक्स को पूरे तरह से अलग रखना, इससे सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा जजमेंट भी इसमें था कि इस एक्ट का पर्पस ये कि सबसे ज्यादा जो है वो पैसा जो आ रहा है वो पॉलिटिक्स में इन्हीं तरीकों से आ रहा है, तो उसे क्या करना होगा? रोकना होगा। ऑफिस बियरर का मतलब क्या हुआ? जैसे अगर जो कहीं से नहीं चुने हुए, सोनिया गांधी किसी जगह से चुने हुए नहीं है, लेकिन वो अगर अध्यक्ष अब नहीं है, अब तो खड़गे या बाकी लोग हैं, तो जब भी किसी पोजीशन पे वो है तो वो क्या कहलाएंगे? ऑफिस बियरर कहलाएंगे। और पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, ये सब क्या हो गया? पॉलिटिकल पार्टी हो गया। इन्हें भी नहीं लेना है, एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन। अब जो नीचे लिखा हुआ है, जो रेड में है, ये बेसिकली जो है वो इनडायरेक्ट मोड में है। और इस इनडायरेक्ट मोड का मतलब है एनी पर्सन रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ, अब देखिए इसमें क्या है, कैंडिडेट फॉर इलेक्शन, आईएएस आईपीएस ऑफिसर, वो नहीं ले रहे हैं, वो कह रहे हैं आप उसको दे दीजिए, आप एक कंपनी सेक्रेटरी हैं, बिंदास ले सकते हैं, आपके ऊपर कहीं कोई रोक टोक नहीं है, शेयर्स लीजिए, ये लीजिए, जो भी लेना है आप ले सकते हैं, आप लीजिए। और आपके बाद आप वो किसे दे दीजिएगा? पॉलिटिकल पार्टी को दे दीजिए। पॉसिबल है या नहीं है? पहुंच गया या नहीं पहुंच गया? और आपको क्या लगता है हमारे देश में इतने तुर्रम खां हैं, इतना छोटा सा बात वो नहीं समझेंगे? तो लॉ बनाने वाले बस मिस कर रहे थे। फिर उन्होंने बाद में ये भी चीज दिया और कहा एनी पर्सन रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ, हम लोग लिस्ट किसका पढ़ रहे हैं? इनके लिए ले रहे तो भी प्रोहिबिटेड है। एनी पर्सन रिसीव्ड फॉरेन कंट्रीब्यूशन शैल नॉट मेक एनी ट्रांसफर। अब देखिए ये क्या कह रहा है, मान लीजिए कि निकिता यहां से चले गए यूएसए, बोले इंडिया वेरी डर्टी, वेरी डर्टी, वेरी डस्ट, वेरी डस्ट, और कहां चले गए? एक बार यूएसए गए, वहीं पे क्या हो गए? बस गए, वहां का उन्होंने सिटीजनशिप ले लिया। अब अगर उन्होंने वहां का सिटीजनशिप ले लिया तो ये फॉरेन सोर्स कहलाए या नहीं कहलाए? ठीक है। अब जो है वो इनके फ्रेंड सोनल मान सिंह, ये इंडिया में रह गए, और ये इंडिया में रह गए, और ये जो है किस इलाका में आप रहते हैं? अब ये जो है जनकपुरी जो है वो विधानसभा क्षेत्र से इलेक्शन में खड़ा हो गए, और ये जो है वो जबरदस्त मालदार आसामी हो गए निकिता। इन्होंने कहा कि ठीक है मुझे सपोर्ट करो इलेक्शन में। सपोर्ट मतलब समझ रहे? सपोर्ट का मतलब है पैसे भेजो वहां से, यहां पे हम वोट खरीदेंगे, प्रचार प्रचार करेंगे, लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे, तो पैसे भेजो। ऐसे ही तो चुनाव के लिए पैसे, चुनाव में पैसे क्यों खर्च होंगे? क्या करते हैं आप? जो है वो मशीन बनाते हैं, जिस मशीन पे जो जाकर के लोग बटन दबाएंगे वो आपको बनाना रहता है। अच्छा, वहां जो पुलिस वगैरह रहता है उसका सैलरी आप देते हैं, इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं तो नहीं, तो किस चीज के लिए? प्रचार करने के लिए। जैसे प्रोडक्ट का प्रचार होगा वैसे ही क्या करेंगे? प्रचार आप करेंगे। तो कहा कि इन्होंने बोला कि जो हमें जो है वो पैसे दो। तो निकिता बोली कि देख, पहले तो अच्छे से बोली लेकिन थोड़ा बेइज्जती हो गई। कहा कि देख, इसीलिए तू वहीं रह गई और मैं यहां पहुंच गई। बोला क्यों? बोला इतना भी अकल नहीं है, नॉमिनेशन फाइल कर दी हो, मैं हो गई अब फॉरेन सिटीजन, मैं पैसे दूंगी तुरंत फंस जाओगी। बिना नेता बने ही जो है वो जेल में, नेता बन के जाती तो एक बात होता, बिना बने ही चले गए।
उन्होंने बोला हाँ याद है तुझे FCRA, तभी तो मैं यहां हूं। अब जो इन्होंने बोला ठीक है रुको जरा, दिमाग लेकिन सोनल मानसिंह का ज्यादा चला, क्योंकि ज्यादा यहां का पानी पी रहे हैं ज्यादा दिनों से, उनका जो है वो दूसरे चीज में दिमाग। ये बोला अच्छा रुको, गुप्ता जी हमारे जो है बिल्कुल यहाँ पे जो है वो मस्त जो है वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, और किसी तरह से ना पॉलिटिक्स में है ना और किसी प्रोहिबिटेड में। एक काम करो, गुप्ता जी को ट्रांसफर कर दो। और वो किनको कर रहे हैं? सोनल मानसिंह को। अब देखिए, अब जो है वो एक तरीके से जो है वो ये क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट जा रहा है या नहीं जा रहा है? तो कह रहे ये भी अलाउड नहीं है। वो कर रहे वो तो नहीं है FCRA, वो जो है किसी प्रोहिबिटेड के दायरे में नहीं आते, लेकिन उनके बिहाफ पे ये क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। अब जो सिचुएशन है, दूसरा सिचुएशन वो क्या है वो देखिए। सोनल मानसिंह को निकिता नहीं जानती है, और जो है वो निकिता की दोस्ती जो है वो गुप्ता जी से, लेकिन जो है वो गुप्ता जी और सोनल मानसिंह फ्रेंड है। इक्वेशन समझ रहे हैं? अब इस बार निकिता ने जो है वो गुप्ता जी को जो है पैसे ट्रांसफर किए, कोई कॉन्ट्रावेंशन नहीं, जबकि वो फॉरेन सोर्स हैं, कर सकते, लेकिन क्या फॉरेन कंट्रीब्यूशन हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि गुप्ता जी क्या हैं, किसी भी तरीके से प्रोहिबिटेड के दायरे में नहीं है। अब इनके पास पैसा आया, अब जो इनके पास पैसा आया, ये पैसा ये दे रहे हैं सोनल मानसिंह को, क्योंकि सोनल मानसिंह गुप्ता जी के फ्रेंड है। और ये किस में खड़े हो रहे हैं? कहा यू ना चोलबे, तब भी वो नहीं दे सकते। इसका मतलब आप देखिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे पहचान रहे चाहे पहचान ना रहे, अल्टीमेटली फॉरेन सोर्स का वो पैसा इन प्रोहिबिटेड लोगों के पास क्या नहीं होना चाहिए, नहीं पहुंचना चाहिए। इसके लिए डायरेक्टली वाले भी हो गए प्रोहिबिटेड और इनडायरेक्टली वाले भी हो गए, लेकिन सिर्फ किनके लिए? इन लोगों को अगर दे रहे हैं तो बाकियों के लिए नहीं है। क्लियर है? अब इसी में देखिए इन्होंने क्या किया, ये रेस्ट्रिक्टेड लोग हैं। इन्होंने कहा कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन के केस में अगर हम यहां पे, यही जो आपका पॉलिटिकल पार्टी है, इस पॉलिटिकल पार्टी को भी इन्होंने कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी कौन डिफाइन करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ, वहां जाकर के आप रजिस्ट्रेशन लेते हैं, वहां के जो है वो टेबल में उनका नाम दिया हुआ रहता है, उसका क्राइटेरिया होता है कौन नेशनल पार्टी कहलाएंगे, कितने देश, कितने जो है वो स्टेट में आपका जो है वो सीट जीता है, तब आपको स्टेटस मिलता है अलग अलग तरह के पॉलिटिकल पार्टी का। कह रहे हैं कि यहां पे एक जो है वो देखिए केस लॉ, तब हम लोग आएंगे इसके आगे वाले बात पे, और सुप्रीम कोर्ट का ही जजमेंट है। और देखिए इसका क्रक्स क्या निकलता है वो जरा देखिएगा। रेगुलेशन ऑफ एक्सेप्टेंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन इज फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्टिंग व्हाट, किस चीज को? याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेना नहीं चाहते, हम तो पैसे किसी से भी ले ले, लेकिन कहा बस एक ही चीज है, जब देश की बात आ जाएगी तो हम सोचने लगते हैं, नहीं तो उससे पहले नहीं सोचते हैं। जहां नेशनल सिक्योरिटीज और नेशनल इंटरेस्ट की बात आएगी, अगर बाहर से हमें कोई डोनेशन मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है, अनाथालय में मिल रहा है, लोगों का भला होगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में मिल रहा है, लोगों का भला होगा, बस कह रहे हैं कि किस चीज को ध्यान में रख करके। और इन्होंने कहा कि हमें ये बैलेंस बनाना होगा जिससे जो है हमें पैसे भी मिले, हमारे अलग अलग जो इंस्टीट्यूशन है वो भी चले, लेकिन हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो डिफीट ना हो। और साफ कहा प्रिवेंटिंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन इनटू व्हाट, देखिए इनका ही ये कहना था कि सबसे ज्यादा किस फील्ड में आ रहा है, और कहा यही तो सारे फसाद की जड़ है, तो यहां पे ना पहुंचे, इसी के लिए इन्होंने इस चीज का ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफाइन किया। ये एक्सेप्शन किसका है? सेक्शन 3। इसका मतलब जो हमने वहां पढ़ा उसका क्या है? ठीक है, तो अब एक्सेप्शन में देखिए, अगर आपको सैलरी मिलता है तो कह रहे हैं कि सैलरी अगर मिलता है तो किसी भी आदमी से किसी भी तरीके से मिला तो ये आपका क्या कहलाएगा? फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं कहलाएगा, और आपके ऊपर जो है वो प्रोहिबिशन एप्लीकेबल नहीं होगा। बाय वे ऑफ पेमेंट इन कोर्स ऑफ व्हाट, ऐसा इसीलिए ताकि हमारे ट्रेड में कोई रुकावट नहीं आए, ये ना हो कि FCRA के तहत हम क्या करते रहे, लगातार कंप्लायंसी करते रहे। एज एन एजेंट ऑफ व्हाट, फॉरेन सोर्स इन रिलेशन टू एनी ट्रांजेक्शन बाय फॉरेन सोर्स विथ
गवर्नमेंट, ये भी आपका एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स इन रिलेशन ऑफ एनी ट्रांजेक्शन बाय व्हाट, फॉरेन सोर्स विथ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के साथ भी ट्रेड होता है, एक देश दूसरे देश में। अभी हमारे यहाँ जैसे प्याज की, देखिए अभी पता नहीं, ये सब न्यूज आप सुनते होंगे तो प्याज की कीमत बढ़ रही है, ये न्यूज तो सुनते ही होंगे। ये तो हल्ला बोल वाला न्यूज होता है, क्योंकि इस पे तो ढेर सारे इन्फ्लुएंसर का बज रहा होगा, तूने मुझे गिफ्ट में प्याज दिया, थैंक यू। अब जो है वो कागज में रैपर में लपेट करके दे देंगे, तो उसके जरिए भी आप सुन लेंगे। लेकिन उसके बाद जो न्यूज है, हम बहुत सारे अरब कंट्री से क्या कर रहे हैं, प्याज जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं ताकि यहां के प्राइस को क्या कर सके हम, ये बेसिकली जानना है, ये भी उसका पार्ट है। तो आ रहा है ना दूसरे कंट्री से, तो कह रहे इस केस में भी पैसे आएंगे, या हम कुछ भेजते हैं तो हमें पैसा मिलेगा। कहा कि ये जो है फॉरेन कंट्रीब्यूशन के दायरे में, प्रोहिबिटेड के दायरे में नहीं रहेगा। बाय वे ऑफ गिफ्ट प्रेजेंटेशन। अब देखिए ये पॉइंट जरा देखिए, तो ये कह क्या रहा है, यहां पे कह रहे हैं इंडियन डेलीगेशन। इंडियन डेलीगेशन में एमएलए एमपी ही होते हैं, जो जा रहे हो प्रधानमंत्री के साथ, मोदी जी के साथ, और भी टीम जा रही है, और भी जो है वो मिनिस्टर वगैरह हैं। अब आप देखते होंगे वहां के भी लोग आते तो हम भी उन्हें मोमेंटम कुछ गिफ्ट वगैरह देते हैं, और वो गिफ्ट वगैरह जो होता है वो 25,000 तक में नहीं आता है, वो लाखों करोड़ों की चीज होते हैं, मतलब गिफ्ट के तौर पे वो देते हैं। कहा गया कि अगर कुछ ऐसा दिया जाए तो जैसे ही मिलने वाला मोदी, हाँ एफसीआरए, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो ये डिसरिस्पेक्ट माना जाता है। आप किसी के घर जाते हैं और कहीं अगर आपको कोई ऑफर करे, आप ना भी बोलते हैं तो बहुत तरीके से, वरना वो किसी का क्या हो गया, एक तरह से जो है वो डिनाई करना, कि आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं और आप बोले क्या मेरे घर में खाना नहीं मिलता, आए और खाने के लिए पूछ रहे हो, ये थोड़ा मतलब है सामने वाले का। वो तो आपको जो है वो क्या कर रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी, एक तरह से अतिथि सत्कार कर रहे हैं। तो ठीक वैसे ही जब वहां कोई गए, कोई मोमेंटो और कोई चीज मिला, डेलीगेशन को मिला, तो ये चीज जो है, जबकि आप एमएलए एमपी हैं, आपको किसी भी शर्त पे नहीं लेना है, लेकिन कह रहे हैं कि अगर लिया तो उसको किस दायरे में रख दिया हमने, एक्सेप्शन। कब, जब आप किस में गए हुए, फॉरेन डेलीगेशन में गए हुए हैं। वॉज एक्सेप्टेड इन अकॉर्डेंस विथ लॉ मेड बाय, और इसका लॉ आपको पता है, जैसे ही आप इंडिया आते हैं सबसे पहले वो डिक्लेयर करते हैं कि आपको ये मिला है और आप उसे सरेंडर करते हैं। गवर्नमेंट की परमिशन होगी तो जब तक आप उस पोस्ट पे रहेंगे तब तक आप अपने ऑफिस में रखेंगे या किसी जगह पे आप रखेंगे। फ्रॉम एनी वॉट, अब ये इसीलिए किया गया क्योंकि इंडिया के बाहर किसी के रिलेटिव है, वो अगर कोई पैसा वगैरह भेज रहे हैं तो उस केस में ये चीज एप्लीकेबल। इसका मतलब कोई लॉ नहीं लगेगा उस समय, सब लगेगा, फेमा लगेगा, एफसीआरए उस समय नहीं लगेगा। फेमा में दिया हुआ है रिलेटिव से कितना पैसा लेने के लिए आपको परमिशन की जरूरत है और किसके लिए परमिशन की जरूरत है, आपके ऊपर एफसीआरए नहीं लगेगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। बाय वे ऑफ स्कॉलरशिप, देख रहे हैं हम कितने तेज हैं, स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड और एनी पेमेंट ऑफ व्हाट लाइक नेचर। इंडिया के बाहर से स्कॉलरशिप मिल रहा है, ले लो, हम तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि हमें जो है वो दूसरे जगह भी तो पैसे लगाना है, स्टैचू भी बनाना है, बहुत सारी चीज हमें क्या करना है, बनाना है, मंदिर मस्जिद, बहुत सारे मामले हैं। इतने में तो कुछ बच्चों का भला हो जाएगा, वो बहुत सारे पढ़ाई कर लेंगे, लेकिन वो करेंगे तो क्या होगा, वो तो एक वोट देंगे, लेकिन इसके बेसिस पे तो हम पूरा इलेक्शन जीत लेंगे, 5 साल राज कर लेंगे। तो कहा हम नहीं दे पाएंगे, आप क्या कर लीजिए, कहीं और से मिल रहा है, इसमें हम बड़े तेज हैं, कहीं और से मिल रहा है ले लो, क्योंकि यूथ जो है वो बनेगा तभी तो एंटरप्रेन्योर बनेगा, एंटरप्रेन्योर बनेगा तभी तो क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तभी तो उनसे हमें टैक्स मिलेंगे, और साथ ही साथ कुछ वो कंट्रीब्यूट भी करेंगे, किसी न किसी तरफ तो जरूर जाएंगे। एनी रेमिटेंस रिसीव्ड अंडर फेमा, रेमिटेंस का मतलब होता है जब भी फॉरेन करेंसी इंडिया से बाहर जाए या इंडिया में आए तो उसको क्या बोलते हैं, रेमिटेंस। इनवर्ड रेमिटेंस का मतलब है इंडिया के बाहर से इंडिया में आना, आउटवर्ड रेमिटेंस का मतलब है इंडिया से क्या होना, बाहर। पढ़ाऊंगा, बहुत बात करूंगा जब फेमा में आएंगे। इसका मतलब देखिए, जो चीज फेमा के दायरे में आएगा वो यहां से क्या है, इसका मतलब आप क्या समझे, हमने कहा कि यहां पे हमने एक एक्ट से आपको बख्शा है, हमने आपको फिजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर से बड़ी कर दिया है। इसका मतलब अगर माल्या आ गए या नीरव मोदी आ गए, मोइल चौकसी आ गए, तो जैसे ही वो जो है वो क्या होंगे, इंडिया आएंगे, वैसे ही आपको क्या लगता है उनके ऊपर से सारे केस खत्म हो जाएंगे? नहीं, सिर्फ एक खत्म होगा, और वो क्या रहेगा,
और बाकी सारा चीज का तो वसूली कार्यक्रम वो सब तो चलता ही रहेगा। ठीक वैसे ही कह रहे हैं कि अगर आप जो है वो कोई रेमिटेंस किसके अंदर कर रहे हैं, फेमा के अंडर, तो एफसीआरए एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि फेमा ने ऑलरेडी वहां पे ढेर सारे कानून बना रखे हैं कि ये करंट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है, आप पीआरआई हैं, आप पीआरओआई हैं, ये परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है या क्या है, सब पढ़ेंगे हम लोग फेमा वाले जगह पे। क्लियर है? इसका मतलब कौन कौन नहीं ले सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन। पहले हमने फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन पढ़ा, फॉरेन सोर्स पढ़ा। फॉरेन सोर्स इसलिए पढ़ा क्योंकि हमें फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन समझना था। फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन समझ लिया, फिर अगला प्रोविजन कहता है कि ये सारे बागर बिल्ले जो है वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, किस सेक्शन ने ये बोला? फिर अगले में बोला गया कि ये जो है वो सेक्शन 3 का क्या है, इस तरह के केस में जो है वो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन लेंगे, कोई कंप्लायंस आपके ऊपर एप्लीकेबल, कोई कंप्लायंस का मतलब किसके तहत? एफसीआरए। बाकी का जो होगा वो तो एज इट इज एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा। अब देखिए किसकी बात कर रहे हैं, और बात करेंगे फॉरेन कंट्रीब्यूशन की, कौन कौन ले सकते हैं वो तो अभी और कहां देखा है, अभी तो प्रोहिबिटेड में ही थे। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी का मतलब हो गया कि आपको इस बार पैसे नहीं मिल रहे, बल्कि आपको जो मिल रहा है वो है अतिथि सत्कार। और अतिथि सत्कार का मतलब है कि मान लीजिए कि निकिता जो है वो यूएसए में, उन्होंने जो है वो सोनल मानसिंह के आने जाने का टिकट वगैरह का, वहां पे घुमाने का, रहने का, खाने पीने सब चीज का अरेंजमेंट कर रहे हैं, और ये जो है वो यहां से जो है वो इस क्षेत्र से जो है वो एमएलए बन गई हैं। कहा कि ये हुआ हॉस्पिटैलिटी, जो आप किसी को दे सकते, अपने फ्रेंड को दे सकते हैं, रिलेटिव को दे सकते हैं, तो वो क्या कहलाया? यानी कि एनी फैसिलिटी गिवन बाय फॉरेन सोर्स इज कॉल्ड एज, ये तो बस डेफिनेशन है। अभी देखिए ना किनको नहीं लेना है, लेकिन डेफिनेशन तो कंट्रीब्यूशन में क्या पढ़ा था? फॉरेन सोर्स से अगर आपको कोई भी आर्टिकल, शेयर्स या करेंसी मिलता है तो क्या कहलाएगा? तो सबको मना था क्या? सैलरी भी नहीं लेंगे? बाद में जाने ना, अभी तो बस वैसे ही जाने हॉस्पिटैलिटी किसको बोलेंगे। तो चाहे कोई आपको बुला रहा है, उसके लिए वो टिकट कटवा दे रहा है, वहां पे घुमा फिरा रहा है, वो खर्चा उठा रहा है, खिला पिला रहा है, घर में रख रहा है, एकोमोडेट कर रहा है, ये सब किस कैटेगरी में आया? ये नहीं था मुश्किल काम। फॉरेन सोर्स अब हमें पता है, ये सब आपको मिल किससे रहा है? या मान लीजिए कि खुशी जो है वो मुस्कान को ये फैसिलिटी अगर दे रहे हैं, तो ये भी कहलाएगा, ये हॉस्पिटैलिटी कहलाएगा। ये फॉरेन हॉस्पिटैलिटी नहीं कहलाएगा, क्योंकि ये फॉरेन सोर्स नहीं है। तो अब जरा देखिए कि इसमें ये कह क्या रहे हैं। ये कह रहे हैं कि फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ पर्सन रिक्वायर व्हाट? प्रायर अप्रूवल। 3 ने बोला था कंट्रीब्यूशन के लिए रेस्ट्रिक्टेड, 6 ने जो है रेस्ट्रिक्ट नहीं किया। फॉरेन हॉस्पिटैलिटी इज नॉट एब्सोल्यूट प्रोहिबिटेड, एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड नहीं है। एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड का मतलब क्लोरोमिंट का है, दोबारा मत पूछना, पूछने भी मत आना। एमएलए एमपी पूछने नहीं आएंगे, ले लूं $2 मिलियन दे रहा है चुनाव के लिए, पूछना भी नहीं है। लेकिन हॉस्पिटैलिटी के केस में क्या कहा गया? बाकियों के लिए नहीं, इन लोगों को जो है वो लेना तो है, ले सकते हैं, लेकिन क्या करके? प्रायर परमिशन, इंटीमेशन नहीं, पहले पूछो, हालात, सिचुएशन सब कुछ देखेंगे, लगेगा सब ठीक है तो बोलेंगे, वरना बोलेंगे नहीं, क्योंकि इससे आप इन्फ्लुएंस होंगे, गड़बड़ घोटाला करोगे, उनका मामला भी आपके कोर्ट में है, या अभी जो है वो कोई नया विधेयक आने वाला है, उसमें इन लोगों को फायदा हो सकता है, तो वो देखेंगे। वो कौन कौन सा चीज है? मेंबर ऑफ, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर बोला तो जो ऑलरेडी चुने हुए क्या है? एमएलए एमपी हैं। ऑफिस बियरर ऑफ व्हाट? पॉलिटिकल पार्टी। यहां पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं लिखा हुआ है, क्यों? क्योंकि कंट्रीब्यूशन आप पार्टी को दे सकते हैं, हॉस्पिटैलिटी किसी पार्टी को नहीं दे सकते। बीजेपी को आप हॉस्पिटैलिटी दीजिएगा, क्या कीजिएगा? उनको होटल में खिलाइएगा, किनको? झंडे को, कमल छाप को, तू बैठ यहां, तू खा, नहीं, वो किसको देना पड़ेगा? किसी पर्सन को। लेकिन आप जो है वो बीजेपी के नाम पे, कांग्रेस के नाम पे, आम आदमी पार्टी के अकाउंट में कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं, अलाउड है। वो मांगते ही इसको चंदा बोलते हैं कि आप जैसे दुर्गा पूजा, सरस्वती पूजा, इसमें आप देते हैं, वैसे ही वो चंदा मांगते हैं। अपनी इच्छा से आप जो है वो दे सकते हैं, आप अलाउड है। वहां वाले की इच्छा है तो उन्होंने कुछ गड़बड़ नहीं किया, उनके इच्छा का सम्मान करने में आपने अपनी इच्छा की ऐसी की तैसी कर ली, और शायद आपके पार्टी को डिबार्ड भी कर दिया जाए, यानी इतने बड़े बड़े कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो कह रहे हैं ऑफिस बियरर या कौन?
ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जजेस, गवर्नमेंट सर्वेंट और पब्लिक। वही रामदीन, कौन बुला रहा है रामदीन को कि रामदीन तू आ, मैं तेरे लिए जो है वो बिजनेस क्लास का क्या भेज रहा हूं, तुझे जो है वो मॉरिशस, ओक्लाहोमा, टोरंटो, लेस वेगस सब घुमाना किसका काम। कहीं गलती से चला गया रामदीन तो देखिएगा इतना सारा जो है वो लोग छोड़ दे रहे हैं गिलास में, पागल हो जाएगा, बोलेगा मैं मर जाऊंगा, मैं यहीं पे रहूंगा, लेकिन क्या करूंगा, मिलता तो रहेगा विस्की रोम, तो वो क्या करता रहेगा। अब कह रहे हैं कि ये उनके लिए नहीं है, रियल में देखिए तो कौन हुए, जो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी, मिनिस्टर, ये सब क्या हैं, ये सब आपके जो है वो गवर्नमेंट क्या कहलाते हैं, सर्वेंट कहलाते हैं। एम्प्लॉय ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और एनी अदर, जो किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, यानी कि उनको किसी भी शर्त पे क्या नहीं करना है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन क्या नहीं लेना, उनको क्या फॉरेन हॉस्पिटैलिटी एक्सेप्ट नहीं करना है, कर सकते हैं कब, अगर प्रायर परमिशन मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो। और याद रखिए हॉस्पिटैलिटी में हर चीज, मान लीजिए कि सोनल मानसिंह जो है वो गए वहां और वो बीमार पड़े, इन्होंने जो इलाज कराया, वहां जो लिवोसेट्राजिन खिलाया, जो भी कराया, हॉस्पिटल लेकर के गए, इलाज कराया, ये सब भी किस में आता है, हाँ जी, हॉस्पिटलाइज कराना भी जो है वो हॉस्पिटैलिटी का ही क्या है। बहुत पहले छोटा था तो मैं समझता था हॉस्पिटैलिटी का मतलब है किसी को हॉस्पिटलाइज कर देना, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोचता था। मैं कहा कि पहले उगलवाऊं कि कौन कौन ऐसा जो है वो क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो हॉस्पिटैलिटी में किसी को हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट कराना भी क्या है, खिलाना, पिलाना, घुमाना, टिकट कराना, कपड़े वगैरह खरीद देना, बीमार पड़े तो इलाज करा देना, ये सब क्या कहलाता है, हॉस्पिटैलिटी कहलाता है। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, किस चीज का एक्सेप्शन होगा, प्रोहिबिटेड थोड़ा है ना कि एक्सेप्शन होगा, अरे भाई प्रोहिबिटेड का ही एक्सेप्शन होगा। प्रोहिबिटेड का एक्सेप्शन का मतलब है जो चीज प्रोहिबिटेड था वो आप कर सकते हैं, यही हुआ एक्सेप्शन। यहां पे कह रहे हैं प्रोहिबिटेड नहीं है, क्या बोला, और इसका एक्सेप्शन है, इसका मतलब प्रायर परमिशन की जरूरत नहीं है उस केस में। और वो क्या चीज है, अगर मान लीजिए कि कोई जो है वो इमरजेंसी मेडिकल सर्विस हुआ, जैसे मान लीजिए कि इस बार जो है वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के नेता वहां पहुंचे और जा रहे थे, तो वो तो समझे नेता है, और हमारे देश में जैसे ही नेताजी ऐसे करेंगे तो सारी गाड़ियां तो रुक जाएगी, तो वो समझे। और वहां पे तो रूल है कि अगर कोई बीच सड़क पे आ रहा है और रोकना चाह रहा है और वो साइड से है, तो हर तरह का जो है वो वहां पे हर चीज का सिग्निफिकेंस दिया हुआ है, क्या मतलब है। अगर कोई रुक करके बंद मुट्ठी से इस तरफ इशारा कर रहा है तो क्या चाहता है, अगर हाथ खुला हुआ है और तब ऐसे कर रहा है, इसका क्या मतलब है, वो मतलब है, आप समझिएगा वो मतलब क्या है, हर जगह दिया है कि हम क्या आपसे जो है वो इस समय सर्विस चाहते, क्योंकि हमारे देश में बड़े सारे जो है वो चीजों पे बैन है, लेकिन दूसरे कंट्री में जो है वो बहुत सारे जो है वो बिजनेस एक्टिविटी बैंड नहीं है। तो ऐसे करके ऐसे करें, ये खास तरह का ऑफरिंग भी है, ऐसे करके ऐसा करें तो मैं गलत नहीं हूं, बस मुझे क्या चाहिए, लिफ्ट चाहिए, इसका मतलब दिल का दरवाजा खुला है राजा, बड़े सारे बातें होती है। तो इसका मतलब और ये लॉ है, और आपको उस कंट्री में जा करके ये समझना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि यहां से इंडिया से गए और जा करके मस्त ऐसे ऐसे कीजिए, और ऐसे में ही जो है लोग परेशानी में भी फंसते हैं, और वहां का लॉ आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है। क्यों नहीं कर पाता है, वहां पे हमारे देश की तरह जो है सीसीटीवी नहीं लगे हुए हैं जिसमें सिर्फ कैमरा लगा है और डीवीआर नहीं है। वहां पे हर चीज का और पहला जब केस बनता है तो वहां पे ऐसे नहीं कि हमारे चल पकड़, तो ऐसे धर पकड़ने, yes we have this kind of offense, no I'm innocent, I got this offer from that lady, so can you prove it, yes you can see that, oh yes I'm sorry, yes lady how can you explain it, आप ऑफर की इससे दिक्कत नहीं, बट why you now claim this thing, अब उल्टा आपके ऊपर केस क्या होगा, इनोसेंट, मुझे नहीं पता था। जैसे यहां पे कोई जो है वो गाड़ी चला रहा हो और जैसे ही रेड लाइट हुआ मस्त निकल जाए, पुलिस पकड़े, बोले इनोसेंट, मुझे नहीं पता था कि रेड सिग्नल का मतलब क्या है, रुकना है, मैंने तो सोचा यहां खतरा है, भाग लो जितनी जल्दी यहां से भाग सकते। तो यू कैनॉट इंटरप्रेट द लॉ
एज पर योर ओन कन्वीनियंस। आप अपने कन्वीनियंस तब ऐसा अगर करेंगे तो लॉ का तो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा। हर आदमी सिर्फ अपने आप को एक ही वर्ड बोलेगा, क्या? बस हो गया, सारा केस ही क्या हो जाएगा, क्या खत्म हो जाएगा। तो आपके देश में पता है क्या बोला हुआ है? इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज। ये कोर्ट में यूज किया जाता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज। अब देखिए, अब नेताजी पहुंचते हम नेताजी के पास फिर से, और नेताजी वहां पहुंचे और वहां पे रूल है, अगर कोई भी जो है जिस साइड खड़ा होना है उसके उल्टे साइड और बीच रोड पे आकर के मदद के लिए भी अगर ये कर रहा है तो आप उस पर गाड़ी चला सकते हैं। दैट मीन्स दैट पर्सन का इरादा जो है वो रॉबरी करने का है, तो आप गाड़ी, क्योंकि रुक गए, उसके बाद आप क्या कीजिएगा? आप रुक गए, उसके बाद उसके पास गन है क्या, ऐसे अगर आप गाड़ी पे हैं तो आपका वो सेल्फ डिफेंस का पार्ट हुआ। तो यही मैंने बोला कि नेताजी पहुंचे, उन्होंने समझा जैसे यहां पे अगर नहीं रुक रहा होता, बस नहीं थोड़ा आगे बढ़कर कैसे करते, तो क्या ले लेता है? ब्रेक ले लेता है, टैक्सी ब्रेक ले लेता है, वहां पे वो और एक्सीलरेट कर लेता है। नहीं मन करे तो कभी जब जाइएगा तो एक आध बार कोशिश कीजिएगा, ऐसे कर देखिएगा और एक्सीलरेट करेगा, इतना ही रखिएगा कि इधर क्या हो सके, क्योंकि उसके पास लॉ के सारे डिफेंस क्या है, अवेलेबल है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा है और देखा जा रहा है। अब नेताजी नहीं समझे, ऐसे गए, उड़ा दिया तो तरप रहे। अब वहां पे जो है वो थोड़ा ठीक से नहीं लगा, यहां का खाया पिया शरीर था ना, ढीठ बॉडी था, जल्दी कुछ हुआ नहीं, उतना सोफिस्टिकेटेड बॉडी था नहीं कि एक ही बार में खत्म, लेकिन टूटा हाथ पैर अच्छे से। अब जैसे ही अब उनको चोट लगा उसके बाद क्या होगा? जैसे ही कोई मदद के लिए फॉरेन सिटीजन, नो FCRA लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। फॉरेन सोर्स का मतलब क्या है? फॉरेन सिटीजन से किसी भी तरह का आप हॉस्पिटैलिटी लेंगे तो फॉरेन सोर्स कहलाया ना। तो आपको तो पहले क्या करना है? परमिशन लेना है। ब्लड बहा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, रुक जा, पहले यहां से फैक्स भेज लूंगा, फिर क्या करूंगा? ईमेल का जवाब आएगा, फिर क्या लूंगा? ट्रीटमेंट लूंगा, फिर कोई मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर ऐसे ही लोग जो है दफनाने वगैरह का इंतजाम कर देंगे, ये भी नहीं सोचेंगे जलाएं या दफनाएं, जहां पे जो रिचुअल होता है वही कर डालेंगे। तो कहा ऐसे केस में क्या कोई एक्सेप्शन का पार्ट होगा? बोला गया हां, अगर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस है तो प्रायर परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस केस में आप ट्रीटमेंट लीजिए, लेकिन कितने दिन के भीतर? 1 महीने के भीतर। जब से आपको वो सेवा मिली, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, क्या मिला? हॉस्पिटलाइजेशन। तो उसके कितने दिन के भीतर? 1 मंथ के भीतर आपको जो है वो इन्फॉर्म कर देना है कि हमने जो है वो आपसे बिना पूछे हुआ ये मेडिकल ट्रीटमेंट लिया है, इट इज पार्ट ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। सेक्शन 6 को हमने कॉन्ट्रावेन नहीं किया, ये एक्सेप्शन का पार्ट था। लेकिन अगर वो 1 महीने में नहीं बताते हैं तो कॉन्ट्रावेंशन है। क्लियर है? अब जरा सिचुएशन सोचिए, ये 1 महीने कहां से देखें? जिस दिन ठोकर लगा वहां से या कहां से? तो कहा ये फैक्ट टू फैक्ट बेसिस पे है। अगर आपको चोट लगी, पैर जो है वो टूटा, दिमागी संतुलन बरकरार था, तो जैसे ही आपको होश आया और आप इस कैपेसिटी में आ गए ट्रीटमेंट के बाद कि अब आप कॉल कर सकते हैं, इंटीमेशन दे सकते हैं, मेल के जरिए दे सकते हैं। अब ये मत पूछिएगा सर जो पढ़े लिखे नहीं वो मेल कैसे करेंगे, जैसे भी करे, बोल के करे, चिल्ला के करे। लॉ ने बोला आप हमें क्या कीजिए? इंटीमेट कीजिए। लेकिन जरा सोचिए, चोट लगा, यहां पे लगा, शॉक लगा, मैं कौन हूं, कहां हूं? तो कौन हूं कहां हूं की दुनिया में जो है उसको FCRA का सेक्शन 6 1 महीने के भीतर बताना है, ये याद होगा। ऐसे केस में कहा गया कि अगर उनको और कोई सपोर्ट देने के लिए नहीं है तो जिस भी समय वो उस मेडिकल कंडीशन में आते हैं जहां से वो कन्वे कर सकते हैं, वहां से 1 महीने का टाइम क्या किया जाता है? काउंट किया जाता है। क्लियर है ये? चलिए, हमने देखा कंट्रीब्यूशन, हमने क्या देखा? हॉस्पिटैलिटी में एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन नहीं है। कुछ लोगों के लिए क्या है? कुछ लोगों के लिए क्या लेना पड़ता है? प्रायर, उसका भी एक एक्सेप्शन है, इमरजेंसी मेडिकल ट्रीटमेंट, उस केस में 1 महीने में बताना है। क्लियर है? अब देखिए, आप जो है वो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हैं। कौन है आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने वाले? इसका मतलब क्या आप रेस्ट्रिक्टेड प्रोहिबिटेड वाले हैं? नहीं, प्रोहिबिटेड के अलावा हैं। आप भी अगर लेंगे तो इसको आप यूटिलाइज कैसे करेंगे ये जरा सा देखिए। कहा गया कि एवरी पर्सन हु इज रजिस्टर्ड एंड ग्रांटेड ए सर्टिफिकेट गिवन प्रायर परमिशन एंड रिसीव एनी फॉरेन कंट्रीब्यूशन। अगर आप एलिजिबल थे, आपने रजिस्ट्रेशन कराया और क्या किया?
कंट्रीब्यूशन आपने रिसीव किया, ऐसे केस में आपको कहा गया कि जो भी देखिए हमें बाहर से पैसे भी लेना है, सेक्शन 8 कंपनी ढेर सारी चलाना है, अनाथालय, स्कूल, बहुत सारी चीज चलाने हैं, तो कहा लो पैसे लो, बस बैलेंस बनाए रखने के लिए कि कहीं इसका गलत इस्तेमाल ना हो। कहा गया कि अगर मान लीजिए कहीं से 100 करोड़ आए फॉरेन कंट्रीब्यूशन के रूप में, रजिस्ट्रेशन आगे करेंगे, रजिस्ट्रेशन करवाइए, और आप सेक्शन 8 के तहत रजिस्ट्रेशन करवाए हैं, ले सकते हैं, लेकिन खर्च कहा कि ये नहीं कि लिया और उसको इधर उधर खर्च कर दिया। 20% से ज्यादा पैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज में खर्च नहीं होना चाहिए। मतलब अगर 100 करोड़ रुपए आप कहीं पे खर्च कर रहे हैं तो कहा ज्यादा से ज्यादा 20% खर्च होगा किस चीज में, उस पैसे को लगाने में। मतलब है आप अनाथालय चलाने के लिए 100 करोड़ लेकर के आए, तो वो 100 करोड़ से उन गरीब बच्चों को खिलाइए, ओल्ड एज पीपल को खिलाइए, उनका देखरेख कीजिए। ये मत बोलिए कि इतने स्टाफ हमने रखे हैं उनके मेंटेनेंस के लिए कि 100 करोड़ रुपया उन तक पहुंचाने के लिए हमें जो है 50 करोड़ खर्च हो जाता है। तो क्या फिर फ्रॉड नहीं हुआ? अगर आपको कहीं से ये कंट्रीब्यूशन मिला है तो किस पर्पस के लिए मिला है? उन गरीब बच्चों के लिए या ओल्ड लोगों के लिए, तो ये 100 करोड़ उनमें जाना चाहिए। लेकिन कहा भाई कोई ना कोई इंसान ही तो होगा, जो इंसान होगा वो ऐसे ही थोड़ा भूखा बैठा रहेगा, उसे तो सैलरी चाहिए क्योंकि वो वहां तो काम कर रहा है। एक तरह से एनजीओ हो या सेक्शन 8 कंपनी, जो वहां एम्प्लॉय काम कर रहा है वो तो पैसे लेगा ही लेगा। कहा इसी को एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बोलते हैं। कहा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में यानी उस पैसे को लोगों तक पहुंचाने में 20% से ज्यादा का खर्च नहीं होना चाहिए। Administrative expense exceeding 20% of such contribution may be defrayed with what? और अगर ऐसा है कि 20% से ज्यादा हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले परमिशन बताइए कि भाई क्या वजह है जिस कारण इस चीज में लोगों तक 100 करोड़ पहुंचाने में 20 करोड़ से भी ज्यादा क्या हो रहा है, सिर्फ खर्च हो रहा है। सोचिए गवर्नमेंट का ही कोई पैसा है, मान लीजिए गवर्नमेंट कहती है 1000 करोड़ गरीब लोगों में पहुंचा दो या किसानों के बीच में बांट दो, पर्सन अपॉइंट होगा, वो पर्सन लोगों तक पहुंचेंगे, बताइए उस इंफ्रास्ट्रक्चर, वो गाड़ी से पहुंचेंगे, पेट्रोल जलेगा, वो खाना पीना खाएंगे, उनको सैलरी दिया जाएगा, खर्च आएगा या नहीं? ये है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। क्लियर है ये बात? अगर ये 20% से ज्यादा हो रहा है तो क्या करना पड़ेगा? कर सकते हैं, आपको पहले क्या लेना पड़ेगा? परमिशन लेना पड़ेगा। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू प्रोहिबिट रिसिप्ट ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, इनके पास पावर है, क्या कर सकते हैं? प्रोहिबिट कर सकते हैं। और क्या है? प्रायर परमिशन। किस चीज के लिए? देखिए सारे पावर अगर आप आसान शब्दों में देखिए, ध्यान से सुनिए, ये पूरा का पूरा स्लाइड ऐसे ही दिमाग में रह जाएगा। पहला चीज, गवर्नमेंट के पास पावर है किसी भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन को प्रोहिबिट करने का। किस फॉरेन कंट्रीब्यूशन को लेने के लिए प्रायर परमिशन चाहिए, ये तय करने का, और किसके लिए फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने के बाद इंटीमेट कर देना है, ये 3 चीज। ठीक वैसे ही यहां पे फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए क्या करना है? यहां पे फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए क्या लेना है? प्रायर परमिशन। और क्या करना है? इंटीमेशन। यहां पे प्रोहिबिटेड वाला नहीं है, इसीलिए उनको ये पावर नहीं दिया। हॉस्पिटैलिटी के केस में प्रायर परमिशन या फिर इंटीमेशन, और कंट्रीब्यूशन के केस में प्रोहिबिट कर, लिस्ट को कम ज्यादा कर सकते हैं, प्रोहिबिट, प्रायर परमिशन और इंटीमेशन। पावर टू प्रोहिबिट पेमेंट ऑफ करेंसी रिसीव्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस एक्ट। अगर कहीं भी कोई भी क्या करता है जो इस एक्ट में है इसके अगेंस्ट किया तो इनके पास पावर है। प्रोहिबिट सच पर्सन फ्रॉम पेइंग, डिलीवरिंग, ट्रांसफरिंग और अदरवाइज डीलिंग विथ सच आर्टिकल। और किसी ने ले लिया, क्या किया? एक तो कॉन्ट्रावेंशन किया, अगर ले लिया तो उसको रोक देंगे कि आगे ये पैसा कहीं क्या ना हो, ना यूज हो, ना कहीं पे क्या हो, ट्रांसफर। एक तो पहले प्रोहिबिट किया, तो प्रोहिबिट किया तो लॉ ही बनाया ना आपने, उसके बावजूद भी ले लिया तो इनके पास पावर है। अगर ले लिया तो उस पर क्या कर देंगे? उसे सीज कर सकते हैं, रोक सकते हैं, ताकि वो पैसा आगे ना यूटिलाइज हो, ना आगे किसी को आप क्या कर सकें, ट्रांसफर कर सकें। तो एक तो पहले नियम बनाएंगे कि नहीं करना है, और कर लिया तो उस पैसे को क्या कर देंगे? रोक देंगे। रजिस्ट्रेशन, हमने कहा कि आप ले सकते हैं अगर आप एक खास कल्चरल, सोशल, इकोनॉमिक, रिलीजियस पर्पस के लिए बने हैं तो, लेकिन उसके लिए क्या करेंगे? परमिशन लेंगे। अपने आप को क्या कीजिए? रजिस्टर। सिर्फ इंडिया में, आप बाहर से नहीं लेंगे, फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लेंगे। तो इंडिया में एक एक्ट बना हुआ है, अपने आप को ट्रस्ट बना करके करना चाहते हैं, एनजीओ बना करके करना चाहते हैं,
सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, याद कीजिए ये सब वर्ड हमने पढ़ा है। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट बना करके सेक्शन 8 कंपनी बन करके आपके पास बड़े सारे रास्ते हैं जिससे कर सकते हैं, कीजिए। लेकिन इनमें से कुछ हैं, पैसा कहां से आ रहा है? इंडिया के, इसी को तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन कहते हैं। कहा ऐसे केस में जो है वो आप क्या कीजिएगा, आप जो है रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। लेकिन जब आप रजिस्ट्रेशन करने के लिए आइएगा तो जो पर्सन एप्लीकेशन दे रहा है उसमें प्रायर परमिशन के लिए पहले देखेंगे कि ये क्या है, कहीं ये फिक्टिशियस और बेनामी पर्सन तो नहीं है। हैज नॉट बीन प्रोसिक्यूटेड और कन्विक्टेड, किस चीज में कह रहे हैं कि पहले से ही आपके ऊपर किसी भी तरह का रिलीजियस फेथ या कोई और चीज में आप इन्वॉल्व तो नहीं है। मतलब दंगा फसाद का मतलब हुआ यहां से कि पहले ही कोई कम्युनल वायलेंस वगैरह में आपका हाथ तो नहीं रहा, पता चला वहां से और पैसा आएगा और फिर से आप एक नया दंगा फसाद शुरू करेंगे। देखिए रिलीजियस पर्पस के लिए हम आपको दे रहे हैं, लेकिन रिलीजियस पर्पस का मतलब ये नहीं होता है कि रिलीजन के नाम पे आप क्या करें, दंगा फसाद फैलाएं। रिलीजन के नाम पे किसी चीज को प्रमोट करने के लिए लीजिए, वो आपको अलाउड है, वो भी प्रायर परमिशन लेकर के। तो यही हम देखेंगे, इस रिलीजन के आड़ में आपने पहले कुछ गुल खिलाए हैं, अगर खिलाए हैं तो आपको परमिशन, तभी तो बोला प्रायर परमिशन लेने। हैज नॉट बीन प्रोसिक्यूटेड और कन्विक्टेड, किस चीज में, कम्युनल टेंशन, साफी लिखा हुआ है किसी तरह का। एक हुआ दंगा फैलाना और एक हुआ दंगा फैलाने जैसा माहौल क्रिएट करना। तो माहौल भी क्रिएट करने में आपका नाम नहीं होना चाहिए। देखिए एक हुआ जिनके ऊपर साबित हुआ कि इन्होंने क्या किया था, दंगा फैला था, और एक वो भाषण जिससे लोगों में क्या हो सकता है, तनाव आता है। और बड़े सारे लोग हैं चाहे किसी भी धर्म के हो कि वो इस तरह से बात बोलते हैं कि लोगों में क्या आ जाता है, कहीं ना कहीं जो है वो चीज प्रोवोक कर रहा होता है। नॉट हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ डाइवर्जन एंड मिसयूटिलाइजेशन ऑफ, पहले से ही आपके ऊपर पैसे को जो है वो डाइवर्सिफाई करने का, और डाइवर्सिफाई का मतलब म्यूचुअल फंड वाला डाइवर्सिफिकेशन ये नहीं है, जिस पर्पस के लिए उस पर्पस के लिए पैसे नहीं, गड़बड़ करने का आरोप ना लगा हुआ हो। और नॉट लाइकली टू यूज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन, किस चीज के लिए लिया, तो ट्रस्ट के नाम पे, सोसाइटी के नाम पे, एनजीओ के नाम पे, सेक्शन 8 कंपनी के नाम पे, और घर चल रहा है उससे आपका, तो कहा नहीं, इस केस में नहीं। ये सब देखना पड़ेगा। जब वो क्या करेंगे, एप्लीकेशन देंगे, तो हम देखेंगे कि इन चीजों में तो इन्वॉल्व नहीं है बंदा। नॉट हैज नॉट बीन प्रोहिबिटेड फ्रॉम एक्सेप्टिंग व्हाट, और क्या कभी आपके ऊपर गवर्नमेंट ने फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेने पे बैन तो नहीं लगाया था। अगर आप इनमें से नहीं है तो बात आगे बढ़ेगी। आपने एप्लीकेशन दिया तो पहले वो क्या करेंगे, इन चीजों को चेक करेंगे। चलिए चेक कर लिया, अब देखते हैं। इन केस द पर्सन बीइंग अदर देन एन इंडिविजुअल, अगर वो इंडिविजुअल है तो ये चेक किया, लेकिन अगर इंडिविजुअल नहीं है तो कंपनी भी तो हो सकता है, नहीं हो सकता है, सेक्शन 8 कंपनी ही है। तो अब देखेंगे कि डायरेक्टर या जो भी नाम से पुकारिए, ऑफिस बियरर, इनके ऊपर किसी तरह का क्या नहीं आना चाहिए, कभी उनके ऊपर कन्विक्शन, जुर्म साबित ना हुआ हो। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी के केस में तो देखेंगे ना कंपनी को चलाने वाला कौन है। याद कीजिए लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल, भले कंपनी जो सेपरेट लीगल एंटिटी, लेकिन चला तो डायरेक्टर और ऑफिसर ही रहे हैं, तो कहीं वो कभी तो कन्विक्शन में नहीं आए हैं। द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट लाइकली टू इफेक्ट प्रेजुडिस। एक तो पहले ये देख लिया कि कौन होनहार है, और अब देखेंगे कि ये होनहार किस जगह पे इस पैसे को क्या करने वाला है, इस्तेमाल करने वाला है। तो कह रहे हैं कि इस पैसे से कहीं हमारे देश की एकता और अखंडता, जिसको सोवर्जिनिटी और इंटीग्रिटी कहते हैं, कहीं उस पर तो हमला नहीं होगा, वो तो हमारा जो है वो इंटैक्ट रहेगा ना, वो तो हमारा डिसमेंटल नहीं होगा। द सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजी, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ स्टेट, स्टेट का मतलब यहां कंट्री हो गया, पब्लिक इंटरेस्ट, फ्रेंडली रिलेशन विथ एनी फॉरेन स्टेट का मतलब किसी दूसरे कंट्री के साथ हमारे रिलेशन तो खराब नहीं होंगे, आप ऐसा तो कोई काम नहीं करेंगे इस पैसे से। जैसे देखिए अभी आप देख रहे हैं खालिस्तान और बाकी वाला जो मुद्दा है, इसके कारण कनाडा के साथ आपके रिलेशन या जो भी चीज रहे, मैं ये नहीं कहता किसको किसके इंटरनल चीज में पढ़ना चाहिए या नहीं, मतलब कनाडा को आना चाहिए नहीं, लेकिन मैं एक बस एग्जांपल दे रहा हूं जिससे अगर कहीं आप न्यूज के दुनिया से, मतलब कहीं आप इंसान के कैटेगरी में होंगे तो थोड़ा इसको क्या कर पाएंगे, कोरिलेट कर पाएंगे। तो देखते हैं कनाडा वगैरह का खालिस्तान और बाकी चीज को लेकर, कहीं ऐसा तो, खालिस्तान भी तो एक धर्म ही है, मतलब पंजाब सिख और इस चीज के लिए है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप देंगे इस चीज में और इससे जो चीज होगा उसके कारण किसी दूसरे कंट्री के साथ क्या पड़ेगा, आपका डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब होगा।
अगर ऐसा है तो उसके लिए भी जो है पैसे का इस्तेमाल नहीं, हम नहीं देंगे आपको रजिस्ट्रेशन। पहले तो आपको चेक करेंगे, फिर आपके नियत को और आपके पर्पस को क्या करेंगे, चेक करेंगे। फ्रेंडली रिलेशन यानी हार्मोनी बिटवीन रिलीजियस, रेशियल, सोशल, लिंग्विस्टिक, रीजनल ग्रुप, कास्टर और कम्युनिटी। किसी भी तरह से जाति, धर्म, वर्ण, किसी भी तरह का जो है वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, डेट्रीमेंटल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आपको क्या मिलेगा, लाइसेंस मिला, रजिस्ट्रेशन मिला, और आप क्या कर सकते हैं वहां से फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट। और जब उसका इस्तेमाल करेंगे तो आगे ये बताएंगे भी कि उसका इस्तेमाल और कैसे करके लेना है। अगर मान लीजिए आपको एक बार जो है वो हमने सर्टिफिकेट दे दिया, तो ऐसे केस में चाहे तो वो आपका सर्टिफिकेट सस्पेंड कर सकते हैं। कितने दिन के लिए सस्पेंड करेंगे? 180 डे के लिए। इसका मतलब कैंसिल कर रहे हैं या सस्पेंड, यानी उतने दिन के लिए आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट। हमें कुछ पता चला जो हमें लग रहा है कि गड़बड़ है, तो हमने अभी जांच पड़ताल चलेगी ना, नहीं पता। हमारे देश में तो रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ही इतना देते हैं कि सारा जो है वो रीजनेबल चीज ही खत्म हो जाता है। तो हम रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देंगे ना, तब तक के लिए बस क्या कर दिया कि अभी जब तक नहीं आ जाता है तब तक आप नहीं, लेकिन ये कब तक बोला, मैक्सिमम कितने दिन। इसका तो 180 डेज में तय कर लीजिए, आर या पार। यानी अगर आपको गड़बड़ लगा तो कैंसिल कर दीजिए उसका लाइसेंस, और नहीं ठीक लगा तो क्या कर दीजिए, सस्पेंशन। दोनों ही केस में सस्पेंशन रिवोक करना पड़ेगा। एक केस में सस्पेंशन इसीलिए रिवोक कर रहे हैं, हटा रहे हैं, क्योंकि अब कैंसिल करना है उसका लाइसेंस, और दूसरा फाउंड इनोसेंट पॉसिबल, तो क्या करेंगे, सस्पेंशन हटा लेंगे। लेकिन याद रखिए उस बीच में, जिस बीच में सस्पेंशन है, उस बीच में आप लेंगे तो नहीं ही, लेकिन उस पैसे को आप डिसबर्स भी नहीं करेंगे बिना गवर्नमेंट से पूछे हुए, क्योंकि कुछ हमें आपकी एक्टिविटी क्या लगी है, गलत लगी है, सस्पिशियस लगी है, जो हमारे नॉलेज में आया है। अगर हमने क्या किया, जांच पड़ताल की, जांच पड़ताल के बाद पता चला कि आपने जो सर्टिफिकेट लिया था झूठ झूठ बोल करके लिया था, झूठा बात और चीजों को बता करके एक्वायर किया था, है पॉसिबल? उस समय नहीं पता चल पाया, बाद में पता चला, तो क्या करेंगे, हम उसको कैंसिल कर सकते हैं आपके सर्टिफिकेट को। जिस टर्म्स कंडीशन पे दिया गया उसको आपने क्या किया, वायलेट किया। आपको दिया गया था सिर्फ और सिर्फ, आपने कहा था कि हम इसका इस्तेमाल ओल्ड एज पीपल के जो है वो मेंटेनेंस के लिए करेंगे, और पता चला कि ओल्ड एज पीपल का तो मेंटेनेंस कम कर रहे हैं, और यहाँ पे पार्टी चल रहा है, डीजे वाले बाबू जरा गाना चला दे, और पार्टी मच रही है। आप सिर्फ ओल्ड एज पीपल का ही ख्याल नहीं रख रहे हैं, यूथ का कुछ जरूरत से क्या कर रहे हैं, ज्यादा ख्याल रख रहे हैं, और पार्टी में मस्त गंगाजल जो है वो चल रहा है। कहा कि अगर ऐसा कोई भी एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी टर्म्स कंडीशन के क्या था, अगेंस्ट था, तो आपका सर्टिफिकेट हम क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। आपको जो हमने सोच करके दिया था वो पब्लिक इंटरेस्ट में हमें नहीं दिख रहा है, कुछ ज्यादा ही आप जो है वो रीजनल और रिलीजियस चीजों को ऐसे कह रहे हैं जिससे जो है वो हमें ये सही नहीं लग रहा है, कुछ और तरफ ये जा रहा है। ये अपने रिलीजन को आप प्रमोट नहीं कर रहे, बल्कि दो रिलीजन के बीच में झगड़ा लगाने वाला काम कर रहे हैं। वायलेटेड एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट का और टर्म्स कंडीशन का मतलब अलग है। लाइसेंस देते वक्त हमने आपको कुछ टर्म्स कंडीशन दिए थे, इस बैंक में पैसा रहेगा, एक ही बैंक में पैसा रहेगा, उसी बैंक से पैसे को डिस्बर्स करना है, इतने दिन पे हमें रिपोर्ट देना है, वो हुआ टर्म्स कंडीशन। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग एक्ट ने जो कहा हुआ है कि ये पैसा इसी इसी काम में होगा, जो एक्ट में लिखा हुआ है, किसी के लिए अलग से नहीं है, उसको भी कॉन्ट्रावीन किया तो नॉट बीन इंगेज्ड इन एनी व्हाट रीजनेबल एक्टिविटीज। लगातार 2 साल से आपके पास पैसा आया है और आप कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहे हैं, जिस एक्टिविटी के लिए आपने लिया था ऐसा कोई एक्टिविटी ही नहीं कर रहे हैं, या क्या हो गए आप, डिफॉल्ट यानी दिवालिया, कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई, या कंपनी जो है वो रही नहीं काम की। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जब आप ऐसे ही इंसॉल्वेंसी की तरफ जा रहे हैं तो सर्टिफिकेट के साथ जो है वो दफन होइएगा, तो हम आपका लाइसेंस क्या कर लेंगे, कैंसिल कर देंगे। एप्लीकेशन जो आप रिन्यूअल के लिए देंगे, लिखा हुआ रहेगा कितने दिनों के लिए आपको जो है वो दिया हुआ है रिन्यूअल, मतलब कितने दिन के लिए आपका सर्टिफिकेट क्या है, वैलिड है। इन जनरल 5 सालों के लिए होता है। कितने दिनों के लिए, जब तक वो साफ तौर पे कोई और पीरियड आपको ना दे तो 5 साल, वो कम भी दे सकते हैं, ज्यादा भी दे सकते हैं। इन जनरल कितने दिनों के लिए, रिन्यू हमेशा जब होता है तो 5 साल के लिए होता है, लेकिन पहली बार में कितने दिन के लिए देंगे ये लॉ साइलेंट है। लेकिन ये जो है वो
लगभग 99.99% केसेस में 5 साल ही रहा है, लेकिन लॉ साइलेंट है तो कुछ और भी हो सकता है। लेकिन आप जाइएगा तो कस्टम बन गया, कितने साल के लिए होता है 5, और फिर आप इसको चाहे तो क्या कर सकते हैं, रिन्यू करेंगे कितने साल के लिए, 5 साल के। लेकिन जब एक्सपायर होने वाला रहेगा उससे कितने दिन पहले, 6 महीने पहले जरूर आ जाएंगे। याद कीजिए ऐसा ही कुछ मैंने आपको बताया था। रुकिए 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 रुकिए, बोलना नहीं है। मैंने इसी तरह का कुछ प्रोविजन आपको किसी सब्जेक्ट में पढ़ाया था कि लाइसेंस के खत्म होने से इतने दिन के भीतर, यानी इतने दिन के बाद आएंगे तो नहीं, इतने दिन पहले कम से कम आप रिन्यू के लिए अप्लाई जरूर कर देंगे। और उसके पीछे कोई लॉजिक भी था, वही लॉजिक यहां भी काम आएगा। तो आपको बताना है कि क्या पढ़ाते वक्त और किस टॉपिक में मैंने ये बोला था। सोच लीजिए, सिर्फ हाथ उठाइएगा जिनके पास आंसर होगा, 30 सेकेंड सोचने के लिए। ठीक है, कितने दिन के लिए वैलिड रहता है? तो ये क्यों नहीं याद रखेंगे? मैंने कुछ ही बच्चों के कान में थोड़ा ना फूका था जब पढ़ा रहा था। तो ये हमने जो है डिपोजिटरी एक्ट में एक खास चीज पढ़ा था, और वो था कि डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का लाइसेंस कितने दिन के लिए वैलिड होता है। उनका लाइसेंस जब खत्म होने वाला रहे उससे कम से कम कितने दिन पहले, 3 महीने पहले आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना है। अब मुझे बताइए इसके पीछे क्या लॉजिक था? हाजी, पुराने वाले हर्ष, एक मुक्का दीजिए। दे देना चाहिए था। अब नहीं, अब नहीं, अब तो खत्म हो गया। उसी समय जब जोश जोश में हो गया तो ठीक है, नहीं तो बाद में तो प्लान्ड माना जाता है। नहीं है, लॉ में अलग अलग बातें हैं। हाजी रोहित बाबू, क्या इसके पीछे राज था? कह रहे राज को राज रहने दो। नेगी जी, कह रहे मेरा ये अपमान। बताइए। ठीक है, ठीक जा रहे, लेकिन थोड़ा बोलना पड़ेगा। आप जैसे भीतर रखें और आप समझ रहे हैं कि आपने शायद बोल दिया, मैं समझ गया, मुझे तो आता है तो मैं तो समझ गया, लेकिन आपने बोला बहुत कम है। तो वो चीज ठीक जा रहे बैंक की तरफ। क्या ऐसा प्रॉब्लम होगा जिसके कारण इतना पहले बोला अप्लाई करने के लिए? बताइए। वो तो ठीक है, लेकिन इससे दिक्कत क्या है? आइए ना, जब रिन्यूअल खत्म होगा चेक करेंगे तो आपका रिन्यू करेंगे। 3 महीने पहले क्यों? क्या प्रॉब्लम होएगी? खोलना चाहे तब तो दिक्कत ही नहीं है। उस बीच में जो अगर ट्रांसफर करना चाहे, अपॉर्चुनिटी उनका किल होगा। अगर बैंक के पास हमारे पैसे हैं, बैंक कहीं भी जाएगी कुछ नहीं होगा, बैंक से सारे पैसे हम विड्रॉ करेंगे, दूसरे बैंक में डालेंगे। लेकिन मुझे बताइए अगर 10 दिन के लिए वो पैसा रुक गया तो उस बीच में मेरे पास पैसे हैं अकाउंट में, लेकिन उसकी कनेक्टिविटी काट दी गई, अब वो आरबीआई से जुड़ा हुआ नहीं, तो उस अकाउंट के जरिए कहीं और आप ट्रांसफर ही नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही आपका डीमेट अकाउंट जो है वो डीपी के पास है, डीपी की सर्विस खत्म सडनली, तो उसके सारे कनेक्शन सारे जगह से खत्म हो गए। अब आप अपने उस शेयर्स को बेचना चाहेंगे तो बेच थोड़ा ना पाएंगे, क्योंकि आप तो उससे लिंक्ड ही नहीं। ये तब होगा जब फिर से अकाउंट ओपन कीजिएगा और वो सारा शेयर क्या होगा, तो उस बीच में आपको दिक्कत ना हो, इसीलिए किया है। तो यहां पे रिन्यूअल के लिए कितने दिन पहले बोला कम से कम, ताकि यहां पे ज्यादा समय और लगता है, कितना आपने कहां कहां लिया है, क्या गुल खिलाया है, सब हम देखेंगे। कहीं सही में इससे कोई कॉमनल एक्टिविटी या कोई गलत काम तो नहीं किया जो ऑथराइज नहीं था। अब कह रहे ऑर्डिनरी विद इन 90 डेज
रिन्यू करने के लिए कितना टाइम लेंगे मैक्सिमम? जितना जल्दी हो सके, लेकिन 90 डेज से ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। इनकेस सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट रिन्यू, क्या करेंगे? कम्युनिकेट कर देंगे। लेकिन अगर कुछ कम्युनिकेट नहीं किया तो उनके तरफ से हाँ है या ना है? यहां पे चुप रहने का मतलब क्या है? डीम्ड अप्रूवल है। कहीं पे डीम्ड अप्रूवल की जगह डीम्ड रिफ्यूजल भी होता है, हमने पढ़ा भी था। अब मुझे याद दिलाइए जरा, एक ऐसा प्रोसेस था जिस प्रोसेस में, एक ही प्रोसेस में एक पॉइंट पे चुप रहना हाँ था, एक पॉइंट पे ना था। किसमें? प्रोसेस ऑफ आईपीओ में। कहां पे चुप रहना हाँ था? जब आपने ड्राफ्ट ऑफर डॉक्यूमेंट दिया और सेबी 30 दिनों तक क्या है, तो वो कह रही कि ठीक है हमारी तरफ से सब ओके। और डीम्ड रिफ्यूजल कब था? जब स्टॉक एक्सचेंज ने कितने वीक में? 10 वीक्स में कोई जवाब नहीं दिया तो उनकी तरफ से क्या है? डीम्ड रिफ्यूजल। यहां पे डीम्ड अप्रूवल है या रिफ्यूजल? यहां पे अप्रूवल है। सीजी इंटीमेट करेगा फर्दर। अगर मान लीजिए, ध्यान से सुनिए, अगर उनको लगता है कि 90 डेज से मुझे थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, तो वो 90 डेज से पहले उनको कम्युनिकेट कर देंगे कि वेट करो, इसे हमारा हां मत समझना। क्योंकि अगर वो 90 डेज तक कुछ भी कम्युनिकेट नहीं करेंगे तो क्या माना जाएगा? लेकिन 90 डेज से पहले उन्होंने कम्युनिकेट किया या नहीं? क्या कम्युनिकेट किया कि ना या हां? नहीं, दोनों में से कुछ नहीं किया, ना हां किया ना, लेकिन कम्युनिकेट किया, आपसे बात की और कहा रुको जरा, सब्र करो, थोड़े और दिन मुझे लगेंगे। क्या करने में? मुझे आपको इवैल्यूएट करने में। तो वैसे केस में जो है आप उसको डीम्ड अप्रूवल नहीं समझेंगे। लेकिन फिर कितना सब्र करें? बोला मैक्सिमम 30 दिन। और फिर अगले 30 दिन में अगर उन्होंने नहीं कम्युनिकेट किया हां या ना, तो इसका मतलब है उनकी तरफ से क्या है? डीम्ड अप्रूवल है। क्लियर है ये चीज? फॉरेन कंट्रीब्यूशन जो भी होगा आप जो है वो लेंगे एक बैंक अकाउंट के जरिए। किसके जरिए? एक बैंक अकाउंट के जरिए और एक ब्रांच के जरिए। जरा सोच करके देखिए तो, ये एक बैंक अकाउंट के जरिए और एक ब्रांच के जरिए ऐसा क्यों किया? अगर 4 अकाउंट रहेगा तो क्या दिक्कत है? ट्रैकिंग करने में थोड़ी दिक्कत होगी, नहीं होगी? इसीलिए बोला कि जितने भी पैसे होंगे वो सिर्फ उसी अकाउंट में आने चाहिए जिस अकाउंट का जिक्र आपने हमारे साथ किया जब आप हमसे क्या ले रहे थे? रजिस्ट्रेशन ले रहे थे, लाइसेंस ले रहे थे, तो अप्लाई किया था ना आपने। उस समय आपने डिटेल दिया था और हमने पूछा था कि किसके जरिए करेंगे। उसी सिर्फ ऑथराइज जो है वो डीलर के जरिए, उसी बैंक के जरिए करेंगे आप। और यहां पे जो ऑथराइज पर्सन और बैंक है, आपको फिर मैं बताऊंगा कि बहुत सारे को ऑथराइज डीलर ये सब जो है वो ऑथराइज पर्सन के ही कैटेगरी में आते हैं। द सोर्स एंड मैनर द फॉरेन रेमिटेंस वाज रिसीव्ड। और इनका काम क्या है? ये हमेशा बताएंगे कि किस मैनर में, किससे, कितना इनके पास क्या आ रहा है, फॉरेक्स आ रहा है। ये काम है किनका? जिनके पास आपका क्या होगा? अकाउंट होगा, वो बैंक और जो वो ऑथराइज पर्सन है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उनको क्या कर सकते हैं? अगर वो रिपोर्ट समय पे नहीं देते हैं तो बिल्कुल वैसे ही ऑडिट के लिए भेज सकते हैं कि बताइए इनके पास जो फॉरेक्स आ रहा है कहां से आ रहा है, कितना आ रहा है, क्या ये समय पे बता रहे हैं, उसी ब्रांच से आ रहा है, कहीं इसमें 20% से ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में तो नहीं जा रहा है, क्या बेसिकली सिचुएशन है। ये सारा कुछ के लिए क्या कर सकते हैं? वो ऑडिट का ऑर्डर दे सकते हैं। और अगर इनको कभी लगता है इंस्पेक्शन के बाद कि प्रोविजन कॉन्ट्रावेन किए गए हैं, किसके प्रोविजन? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजन क्या हुआ है? कॉन्ट्रावेन हुआ है, तो ऐसे केस में अकाउंट को क्या कर सकते हैं? सीज कर सकते हैं और पर्सन को प्रोड्यूस द सेम बिफोर कोर्ट, ऑथोरिटी, जो भी बॉडी इसके लिए बने वहां पे बिल्कुल एडजुडिकेशन जैसे बोलते हैं वैसे करेंगे। लेकिन जो भी इनके अकाउंट और रिकॉर्ड वगैरह को लिए हैं कितने दिन के भीतर वापस करेंगे? अगर आप देखिएगा तो ये बिल्कुल कॉमन आपको दिखेगा कि कहीं भी अगर कोई अकाउंट या कोई भी चीज को ये क्या करते हैं? सीज करते हैं, तो कितने दिन के भीतर वापस करेंगे। लेकिन जो चीज ये सीज की है क्या उस पे मार्क कर सकते हैं? क्या उसका एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं? कहा बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आप दुखी हैं एजुडिकेटिंग अथॉरिटी से तो क्या कर सकते हैं? आप जो है वो अपील कर सकते हैं। कितने दिनों के भीतर? विद इन मैक्सिमम कितना? 1 मंथ कर सकते हैं। और जो एपेलेट कोर्ट है अगर उसको लगता है कि कुछ ऐसा वजह था जो हर जगह है, जो आपके कंट्रोल से क्या था,
बाहर था, क्या आपके कंट्रोल से बाहर ये माना जाएगा मौसम बहुत अच्छा था तो चाट पकौड़े खा के सो गए? नहीं, ये वैसा चीज होना चाहिए जो रियल में आपके कंट्रोल से क्या था, बाहर था। आप बीमार थे, सीवियरली जो है वो इल थे, उस केस में याद कीजिए हमने सीपीसी सीआरपीसी में पढ़ा था, आपको लिमिटेशन एक्ट में भी पढ़ा था, आपको एक दिन का क्या बताना पड़ेगा। अगर आप एक दिन को जस्टिफाई नहीं कर पाते तो उस केस में कोई एक्सटेंशन, सिर्फ ये नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ मुझे फीवर था बीमार थे, नहीं। अब बताइए किस दिन क्या फीवर और क्या आपका अपडेट था बीमारी का। पेनल्टी कब लगेगा? जब लॉ को क्या करेंगे, इसका मतलब प्रोहिबिटेड चीज को कर लिया, या जिसके लिए प्रायर परमिशन लेना था उसको बिना, या इंटीमेशन देना था कर लिया लेकिन इंटीमेशन नहीं दिया। तो कह रहे हैं सिक प्रायर परमिशन और रजिस्ट्रेशन बाय मीन ऑफ फ्रॉड। तो यहां पे देखिए कितने दिन तक का जो है वो इंप्रीजमेंट हो सकता है और फाइन अकॉर्डिंगली होगा। इंप्रीजमेंट कहां तक हो सकता है? देखिए पैसे सिर्फ दूसरे से ले रहे हैं कंट्रीब्यूशन का, उस केस में भी जो है क्या है, मतलब मुफ्त में भी किसी से पैसे मिल रहे हैं तो भी आप जेल जा सकते हैं अगर आपको नियम नहीं पता है तो। एनी पर्सन टू हुम एनी प्रोहिबिटरी ऑर्डर हैज बीन सर्व्ड, ऑलरेडी आपके ऊपर जो है प्रोहिबिशन बताया गया था कि आप ये एक्सेप्ट नहीं करेंगे। डिलीवर ट्रांसफर अदरवाइज डील विथ, तो ऐसे केस में जो है वो कितना प्रोहिबिटेड, फिर भी अगर आपने किया तो कितना, मैक्सिमम 3 ईयर और फाइन पेनल्टी। और यहां पे 10 वाला चीज आपको याद है, यही है 10 वाला जिसमें लिखा हुआ था कि जब तक जो है वो आप नहीं करेंगे, जब तक क्या ना हो जाए, आप परमिशन नहीं ले लेते हैं, तब तक आप जो है वो किसी भी केस में ना जो है वो सिक्योरिटी, ना करेंसी, ना कोई आर्टिकल क्या करेंगे, ना एक्सेप्ट करेंगे, ना एक्सेप्ट करके किसी को ट्रांसफर करेंगे। और अगर किया तो 3 साल तक के लिए फ्री लंच, फ्री डिनर, फ्री एकोमोडेशन, और फाइन कितना है, सिचुएशन टू सिचुएशन बेसिस पे कितना आपने। अच्छा यहां पे सेम रूल लगेगा, कितना आपने उससे कमाया है, कितना लोगों को क्या हुआ है, नुकसान हुआ है, कहीं आपका रिपीटेटिव नेचर तो नहीं है, ये सारे चीज को देख करके इसीलिए फाइन को ब्लैंक रखा गया है कि वो उस अकॉर्डिंग उस पर क्या करेंगे, इंपोज करेंगे। इफ अ पर्सन एक्सेप्टिंग और असिस्टिंग एनी पर्सन, किसको, लाइक पॉलिटिकल पार्टी, ऑर्गेनाइजेशन, उनको मदद कर रहे हैं पैसे लेने में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन उन तक पहुंचने में, तो ऐसे केस में देखिए अगर पॉलिटिकल पार्टी और इनको किया तो कहां तक, 5 साल तक। अगर कोई पर्सन है फेल्स टू कंप्लाई प्रोविजन, जिसके लिए कोई जो है वो सजा अलग से लिखा हुआ, तो उस केस में ये कितना माना जाएगा। और हर जगह फाइन को क्या किया गया है ताकि वो अकॉर्डिंगली जो है वो चार्ज किया जा सके। ये मैंने जो है कुछ नहीं किया, लास्ट में इस अमेंडमेंट यानी कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है वो उसके सारे चीज को लिख दिया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये हमने डिस्कस नहीं किया है, बस इसीलिए लिखा कि आपके एग्जाम में मेरे जैसे नहीं लेकिन और भी लोग हैं जिनको बड़ा मजा आता है ऐसे क्वेश्चन पूछे में। व्हाट आर द सेलिएंट फीचर्स ऑफ FCRA अमेंडमेंट एक्ट 2020। अगर ऐसा पूछे तो उस केस में ये आपको क्या करेगा, मदद करेगा। पढ़ा सब कुछ दिया, क्या पब्लिक सर्वेंट हमने इंक्लूड नहीं किया है जिनको उन्होंने इस केस में शामिल किया था। इसमें कह रहे हैं एनी ट्रांसफर फॉरेन कंट्रीब्यूशन टू एनी क्या, एसोसिएशन और पर्सन, सब हमने देखा कि आप उनको भी नहीं कर सकते। क्या ये 20% वाला चीज जो है हमने नहीं पढ़ा, लेकिन पता है आपको ये पहले कितना था, बस यही आपको वहां लिखना रहेगा। पहले ये 50% था, उसको कम करके कितना किया है, 20% जो है वो किया है। इंपावरिंग सेंट्रल गवर्नमेंट टू रिक्वायर आधार नंबर एक्सेट्रा, किस चीज के लिए, तो अब तो हर जगह ये चीज कर रहे हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाएंगे तो आपका आधार और पैन क्या कर दिया जाएगा, साथ में अटैच किया जाएगा। किस चीज के लिए आप गए हैं, उन चीजों के लिए परमिशन लेने के लिए क्या हम फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले लें जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए गए हैं तो। इनेबलिंग सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट एनी पर्सन टू सरेंडर द सर्टिफिकेट ग्रांटेड, अगर आपको मिला है आप अपनी मर्जी से भी अब क्या करना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। एवरी पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड सर्टिफिकेट शैल रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन ओनली इन द अकाउंट, किसमें, यही तो हमने पढ़ा है, आपका एक ही जो अकाउंट है एक ही ब्रांच में, सिर्फ उसी में पैसे आएंगे और किसी में, सारे प्रोविजन हमने पढ़े। बस यहां इसीलिए लिखा कि ये सारे जो प्रोविजन है इनमें से कुछ प्रोविजन
अमेंडमेंट से आया था, जिसमें 50 को क्या किया गया, 20 पब्लिक जो है वो किसको डाला गया, सर्वेंट को भी जो है वो उसमें जो है वो डाला गया। ये सारी चीज क्लियर है। ये सारी चीज, अगर ये सारा चीज आपका क्लियर है तो क्या क्लियर हो गया, FCRA क्लियर। और चोरी चकारी वाले जो एक्ट थे, जो 4 थे, जिसमें से जो है वो एक कौन सा था, मनी लॉन्ड्रिंग, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि ये 4 को, अब ये नहीं कि चोरी चकारी यूनिट नहीं बोल देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। हमने इसको एक जैसा समझा, इसीलिए हमने क्या किया, इसे एक साथ जो है वो कनेक्ट करके बस पढ़ा था। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, बेनामी ट्रांजैक्शन, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, तो ये FCRA भी हमारा खत्म।